बिजनेस की दुनिया में हर इंसान का एक हाई सपना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन आरव मल्होत्रा अलग था, बहुत अलग। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अमीर बनना हाई नहीं चाहता था। एक नॉर्मल सा लड़का, नॉर्मल सी जिंदगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मौका उसके सामने आया जहां उसने सोचा कि बस थोड़ा सा लॉस होगा और सब खत्म हो जाएगा। पर किस्मत को शायद मजाक पसंद था। जितना आरव पैसा खोना चाहता था, उतना हाई पैसा उसके पास वापस आने लगा। लॉस प्रॉफिट बन गया, गलती सक्सेस बन गई, और देखते हाई देखते एक ऐसा सफर शुरू हुआ जहां मजबूरी में एक आम लड़का करोड़पति बनने वाला था। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की मजबूरी का अमीर आरव। आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अध्याय 51, सबको आराम करने दो। हमारे सम्मानित आरव सर, जैसे ही यशपाल की आवाज़ थमी और यह जानते हुए कि इस पूरे खेल महोत्सव का नेतृत्व किसने किया था, स्टेडियम में मौजूद सभी कर्मचारियों ने जोश से तालियां बजाईं और नारे लगाए। बॉस महान हैं, बॉस उदार हैं, बॉस सबसे धाकड़ हैं। सर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आरव ने शुरुआत में एक हल्की मुस्कान बनाए रखी थी, आखिर ये कर्मचारी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जो किसी भी मालिक को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वह आखिरी वाक्य गूंजा, सर, हम आपसे प्यार करते हैं, आरव के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। उसने नीचे खड़े उन तगड़े पुरुषों के समूह को देखा जो पूरी दीवानगी के साथ चिल्ला रहे थे, और उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। धत तेरे की, क्या एक स्पोर्ट्स डे ने इन पुरुष कर्मचारियों को भावुक बना दिया है? ये सोचकर उसने जल्दी से अपना हाथ उठाकर नीचे चिल्ला रहे कर्मचारियों को शांत होने का इशारा किया। उसे वाकई डर लग रहा था कि जोश जोश में ये लड़के कहीं यह न चिल्लाने लगे कि वे उसके बच्चों की मां बनना चाहते हैं। बेशक अगर नीचे ममता दीदी जैसी महिला कर्मचारी होती तो बात अलग होती, लेकिन ये पसीने से लथपथ लड़के नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे शोर कम हुआ और आरव ने सहजता से 2 और कीमती प्राइज टिकट्स अपनी जेब में रख लिए। ये पैसा उसके निजी वॉलेट में जा सकता था। अगले दौर में कुछ और लोगों को पुरस्कार मिले, जिनमें रामू चाचा और विवेक शामिल थे। इन लोगों ने केवल रेस वॉकिंग इवेंट के लिए साइन अप किया था, इसलिए उनके पॉइंट्स आरव के पीछे ही रहे। और रामू चाचा ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने वही रैंक हासिल की जिसकी आरव ने उम्मीद की थी। वे रेस वॉकिंग में सबसे आखिरी आए और उन्हें केवल 1 पॉइंट मिला। आरव ने मन ही मन सोचा, यह आदमी जो रोज सुबह दौड़ता और कसरत करता है, उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला। ये तो हद ही हो गई। ऐसा लगता है कि वापस जाने पर इन्हें ढंग से ट्रेन करना होगा। रामू चाचा आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें इनाम मिला, और इसी के साथ यह खेल महोत्सव पूरी तरह सफल माना गया। रामू चाचा ने अपने हाथ में मौजूद 2 प्राइज टिकट्स को बड़ी भावुकता से देखा। उनके जीवन में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी खेल प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार जीता था। आरव सर के लिए काम करना वाकई जीवन की एक अलग अनुभूति थी। काम से छुट्टी और नया खर्च। आरव सर, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम रखें? क्या सभी को फिलहाल कंपनी वापस लौटना चाहिए? अक्षरा आरव के पास आए और उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। इस समय कर्मचारी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से छुट्टी का समय अभी नहीं हुआ था। छोड़ो भी अक्षरा, आज का काम खत्म, अब हम सब छुट्टी पर हैं। अगर कोई कंपनी वापस जाना चाहता है तो वह बड़ी बस ले सकता है। जो नहीं जाना चाहता वह अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। आरव ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। कंपनी वापस क्यों जाना? काम करने के लिए। सपने देखना छोड़ दो, सबको आराम करने दो। आरव खुद भी थक गया था। समझ गई आरव सर। अक्षरा मुड़ी और चली गई, और जल्द ही कर्मचारियों की कतारों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। आरव सर। आरव अभी निकलने ही वाला था कि उसे एक और आवाज़ ने रोका। उसने मुड़कर देखा, वह वर्कशॉप इंचार्ज जगदीश था। क्या कुछ ज़रूरी बात है? सर, बात ऐसी है कि वर्कशॉप की 2 सिलाई मशीनें, फ्लैटबेड मशीन्स, हाल ही में बार बार खराब हो रही हैं। मैंने चेक किया है, उनके कुछ मुख्य पुर्जे पार्ट्स पुराने होकर घिस गए हैं। मैं उन पुर्जों को बदलने की अनुमति चाहता हूं, जगदीश ने सावधानी से कहा। वास्तव में वर्कशॉप की कई मशीनों में समस्याएं आ रही थीं, लेकिन उसने उनमें से कुछ की मरम्मत खुद कर दी थी। केवल वे 2 मशीनें ठीक नहीं हो पा रही थीं क्योंकि उनके पुर्जे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। पुर्जों को बदलना ही एकमात्र समाधान था, इसलिए उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर आरव सर को इस बारे में बता दिया। ओह, इस मामले के लिए बस फाइनेंस विभाग से मंजूरी ले लो। आरव ने सोचा कि मशीन के कुछ पुर्जे ही तो हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसे सीधे फाइनेंस के जरिए अप्रूव किया जा सकता है। लेकिन आरव के दिमाग में अचानक एक बिजली कौंधी। उसके पास अभी भी सिस्टम फंड में 31 लाख रुपये से ज़्यादा पड़े थे जो उसने खर्च नहीं किए थे। वर्कशॉप की मशीनों में समस्या होना, क्या ये सिस्टम फंड खर्च करने का एक शानदार मौका नहीं है? मरम्मत में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वह उन्हें बदल तो सकता है।
उन्हें नई मशीनों से बदल दो, और वो भी सबसे महंगी वाली। 1 मिनट रुको। जगदीश को मुड़कर जाते देख आरव ने उसे जल्दी से वापस बुलाया। उन मशीनों की मरम्मत नहीं की जाएगी। जगदीश ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। अगर उनकी मरम्मत नहीं हुई तो वर्कशॉप में 2 मशीनों की कमी हो जाएगी। ऊपर से बिजनेस विभाग इन दिनों और भी ज्यादा ऑर्डर ला रहा था। अगर उनका उत्पादन बिजनेस विभाग के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाया तो आरव सर के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में बिजनेस विभाग को अस्थायी रूप से ऑर्डर लेना बंद करना होगा। हालांकि आरव सर ने कहा था कि कंपनी सेल्समैन को मुआवजा देगी और उनकी आय पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कंपनी की आय प्रभावित होगी और जगदीश ऐसा होते नहीं देखना चाहता था। अभी जगदीश स्थिति समझाने ही वाला था कि उसने आरव सर को फिर से बोलते सुना, मैं देख रहा हूं कि हमारी वर्कशॉप की सभी मशीनें अब पुरानी एजिंग हो रही हैं, तो क्यों ना हम उन सभी को मशीनों के एक नए बैच से बदल दें। बार बार मरम्मत करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। जाओ और हिसाब लगाओ कि अगर पूरी वर्कशॉप को नई मशीनों से बदल दिया जाए तो कितना खर्च आएगा। जी जी सर, बिल्कुल आरव सर। जगदीश ने ये सुनते ही तेजी से सिर हिलाया। उसे अब समझ आया कि आरव सर मशीनों की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे थे। उनका इरादा तो सब कुछ नया करने का था। अगर वर्कशॉप को पूरी तरह से नई मशीनों से बदल दिया जाए तो कार्यक्षमता निश्चित रूप से कम 30% बढ़ जाएगी, जिससे ऑर्डर पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरव सर ने शायद ये सब बहुत पहले ही सोच लिया था। कल शनिवार और रविवार है तो मैं मशीनरी मार्केट जाकर नई मशीनें देख सकता हूँ। मुझे मशीनों की थोड़ी जानकारी है। कुछ नई मशीनों में दिखावे के फीचर्स बहुत होते हैं पर वे व्यवहारिक नहीं होती, इसलिए खुद जाकर उन्हें चलाकर देखना ही सही रहेगा। जगदीश ने मन ही मन योजना बनाई। जगदीश को जाते देख आरव ने राहत की एक ठंडी सांस ली। उसे आखिरकार पैसा खर्च करने का एक और रास्ता मिल गया था। इस शनिवार और रविवार को वह सुकून से आराम कर सकता था। बस में भविष्य की योजनाएं। कंपनी की वापसी बस में जगदीश अपनी सीट पर बैठकर मशीनों के बारे में सोच रहा था। तभी आर्यन अचानक उसके पास आकर बैठ गया। जगदीश भाई, मैं जानना चाहता हूं कि वर्कशॉप अब और कितने ऑर्डर संभाल सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा, वरना अगर हम बिजनेस विभाग वाले बहुत ज्यादा ऑर्डर ले आएं और वर्कशॉप उन्हें समय पर पूरा न कर पाए तो समस्या हो जाएगी। आर्यन की बात सुनकर जगदीश होश में आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सच कहूं तो जो ऑर्डर तुम लोग ला रहे थे उनसे वर्कशॉप लगभग पूरी तरह भर चुकी थी, लेकिन आरव सर ने अभी अभी कहा है कि वे वर्कशॉप की सभी मशीनों को नई मशीनों से बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर नई मशीनें आती हैं तो वर्कशॉप की क्षमता कम से कम 30% बढ़ जाएगी, इसलिए तुम बेफिक्र होकर और ऑर्डर ला सकते हो। क्या वाकई? तब तो मैं निश्चिंत हूँ। आरव सर वाकई आरव सर हैं। उन्होंने शायद हमारे बिजनेस विभाग की हालिया बढ़त को देखा और उन्हें चिंता हुई कि वर्कशॉप पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही उपकरण बदलने का मन बना लिया था। आर्यन खुद को प्रशंसा करने से नहीं रोक पाया। अगर ऐसा था तो वे शनिवार और रविवार को भी अपना काम जारी रख सकते थे। अब वर्कशॉप के आउटपुट की कोई चिंता नहीं थी। मुझे भी यही लगता है। मैं बस मशीन मरम्मत की बात करने गया था और सर ने तुरंत पूरी वर्कशॉप बदलने का प्रस्ताव दे दिया। जाहिर है यह उनके दिमाग में लंबे समय से था। जगदीश ने भी सहमति जताई। विश्वविद्यालय के छात्रावास में हलचल। रात ढली। एक नामी विश्वविद्यालय के छात्र छात्रावास डॉर्मेट्री में एक युवक बड़े उत्साह के साथ कमरे में घुसा। भाइयों, कल हमारी छुट्टी है, चलो कहीं मौज मस्ती करने चलते हैं। छात्रावास का कमरा शांत था, केवल कीबोर्ड और माउस की कट कट आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने अपने रूममेट्स को देखा और पाया कि वे सभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलने में मशगूल थे। उत्सुकता के साथ वह उनमें से एक के पीछे जाकर खड़ा हुआ और स्क्रीन पर नजर डाली। अरे तेरी, क्या ये त्यानलोंग गेम नहीं है? तुम लोग ये गेम क्यों खेल रहे हो? ये तो सालों पुराना है। आकाश का रूममेट मुड़ा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भाई, तू कहाँ सो रहा है? त्यानलोंग में नया अपडेट आया है और खबर मिली है कि गेम में कोई रक्तपात नाम का खिलाड़ी है जिसने आतंक मचा रखा है। पर सबसे बड़ी बात, सुना है इस गेम के मालिक ने अपने कर्मचारियों को स्पोर्ट्स डे पर आईफोन बांटे हैं। क्या आईफोन? एक मरते हुए गेम के मालिक ने? आकाश हैरान रह गया। हाँ, लोग कह रहे हैं कि यह कंपनी नहीं बल्कि कोई स्वर्ग है और इस गेम में अब कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। हमें भी देखना है कि यह रक्तपात कौन है और क्या हम भी इस गेम से कुछ कमा सकते हैं। आकाश ने भी अपना लैपटॉप खोला। उसे नहीं पता था कि जिस गेम को वह बेकार समझ रहा था वह उसके जैसे हजारों छात्रों के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गया था। आरव का सुकून भरा वीकेंड। आरव अपने घर की छत पर खड़ा था, ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। उसने आन्या और किरण भाभी को बता दिया था कि वह अगले 2 दिन किसी भी काम के बारे में बात नहीं करेगा। 80 लाख रुपये बस कुछ ही कदम दूर हैं। नई मशीनें कम से कम 15-20 लाख खा जाएंगी। फिर सैलरी, फिर रेंट।
आरव, तू बहुत जल्द अमीर होने वाला है। वह नहीं जानता था कि नीचे शहर में जगदीश नई मशीनों की लिस्ट बना रहा था जो उत्पादन को दोगुना कर सकती थी। आर्यन नए ऑर्डर्स के लिए क्लाइंट्स को कॉल कर रहा था और तियानलोंग गेम में खिलाड़ियों की बाढ़ आने वाली थी। आरव ने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने आखिरकार सिस्टम को मात दे दी है। क्या आरव का यह नया खर्च उसे घाटे की ओर ले जाएगा, या फिर नई मशीनें उसकी कमाई को अनियंत्रित कर देंगी? और तियानलोंग में खिलाड़ियों की वापसी आरव के लिए क्या नई मुसीबत लाएगी? अध्याय 52। तुम लोग भी यह कचरा गेम खेल रहे हो। आकाश ने अपने रूममेट के कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम के इंटरफेस को देखा और उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई। उसने ये तियानलोंग गेम 3 साल पहले खेला था। उस समय ये गेम काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था और उसने अपनी पॉकेट मनी बचा बचाकर इसमें लगभग 10,000 रुपये खर्च कर दिए थे। लेकिन बाद में कई बड़े अपडेट्स के बाद ये गेम पूरी तरह से पे टू विन बन गया, यानी अगर आपको ताकतवर बनना है तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और विडंबना ये थी कि पैसा खर्च करने के बाद भी आपकी ताकत सिर्फ अस्थायी होती थी। गेम में उपकरण इक्विपमेंट लगातार अपडेट होते रहते थे और अगर आप अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे तो आपको हर नए अपडेट के साथ नए उपकरण खरीदने के लिए पैसे लुटाने ही पड़ते थे। आकाश कोई अमीर खानदान का वारिस नहीं था, उसके लिए हर बार अपडेट के साथ नए हथियार खरीदना असंभव था। धीरे धीरे उसका मोहभंग हो गया और उसने खेलना छोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 साल बाद उसके रूममेट्स अभी भी या फिर से इस गेम को खेल रहे थे। आकाश, क्या तूने भी यह गेम खेला है? आकाश की चीख ने उसके तीनों रूममेट्स का ध्यान खींचा और वे सब मुड़कर उसे देखने लगे। बिल्कुल खेला है। उस जमाने में मैं एक गिल्ड का स्क्वाड लीडर हुआ करता था, आकाश ने थोड़ा गर्व से कहा। क्या तेरे पास अभी भी अपना अकाउंट है? मैंने गेम छोड़ दिया था पर अकाउंट डिलीट नहीं किया था, तो वह वहीं होना चाहिए, आकाश ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। 3 साल एक लंबा समय होता है। उसे नहीं पता था कि गेम डेवलपर ने निष्क्रिय खातों को हटा दिया है या नहीं। तो जल्दी से लॉग इन कर, मुझे देखने दे, एक रूममेट ने उतावलेपन में कहा। अरे भाई, ये गेम बस पैसा ठगने की मशीन है, बिना पैसे के तुम इसमें टिक नहीं पाओगे। तुम लोगों ने इसे खेलने का फैसला क्यों किया? आकाश ने अपने रूममेट्स को चेतावनी देते हुए पूछा। उसे अपने वे 10,000 रुपये आज भी याद थे। अगर उसने वो पैसे बचाए होते तो आज उसके पास क्या कुछ नहीं होता। तू पहले लॉग इन तो कर। उस रूममेट ने आकाश को जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद का अकाउंट लॉग आउट कर दिया। बाकी दो रूममेट्स भी उत्सुकता में पास आकर झुक गए। आकाश थोड़ा उलझन में था कि उसके रूममेट्स उसके पुराने अकाउंट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे। फिर भी उनकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने लॉग इन इंटरफेस पर अपनी जानकारी डाली। जल्द ही गेम सफलतापूर्वक लॉग इन हो गया। इसका मतलब था कि कंपनी ने उसका अकाउंट अभी तक सुरक्षित रखा था। जैसे ही वह कैरेक्टर इंटरफेस में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वह खुद कुछ देख पाता, उसके तीनों रूममेट्स के सिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऐसे जमा हो गए कि उसे कुछ दिखना ही बंद हो गया। बाप रे, लेवल 100 उपकरण भी राक्षसों को मारने ग्राइंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। नोबल लेवल 7, आकाश भाई, तेरा अकाउंट तो सोने की खान है। तीनों एक के बाद एक चिल्लाने लगे, फिर वे सब मुड़कर उसे एक उम्मीद के साथ देखने लगे। आकाश भाई, हमें लेवलिंग करवा दे। जैसे ही उन्होंने काम देखा, उनका संबोधन आकाश से आकाश भाई में बदल गया। देखो, ये गेम वाकई अच्छा नहीं है, चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं, आकाश ने बेबसी महसूस करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अचानक इसके पीछे क्यों पागल हैं। आकाश भाई, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है, बगल वाले कमरे में एक लड़का है जिसे इस गेम में एक खास इक्विपमेंट मिला और किसी ने उसे 15,000 रुपये में खरीद लिया। अब वह लड़का इतना इतरा रहा है, उसने अपने चिकन राइस में 2 एक्स्ट्रा लेग पीस जुड़वा लिए हैं और एक नया फ़ोन भी खरीद लिया है। एक रूममेट ने आंखों में चमक के साथ पूरी कहानी सुनाई। सच में? आकाश ने संदेह से देखा। तियानलों के उपकरण इतने कीमती कब से हो गए? उसे याद था कि जब वह खेलता था तो व्यापार करने योग्य ट्रेडेबल उपकरण काफ़ी निचले स्तर के होते थे और वे पैसे देकर खरीदे गए हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाते थे। हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? गेम फोरम देख ले, एक रूममेट ने एक लोकप्रिय गेमिंग फोरम खोलते हुए कहा। आकाश ने उत्सुकता से फोरम के पोस्ट्स पढ़े। तारानकन ड्रैगन स्लेयर सेट की ऊंची कीमत पर खरीद, 15,000 रुपये प्रति पीस नकद सौदा। तारानकन मैक्स लेवल अकाउंट पावर लेवलिंग, 500 रुपये प्रतिदिन, 3 दिन में लेवल 80 तक पहुंचाएं। तारानकन लेवल 80 से ऊपर के तियानलोंग अकाउंट्स किराए पर चाहिए, दैनिक या साप्ताहिक भुगतान। आकाश ने कुछ और पोस्ट्स पर क्लिक किया और धीरे धीरे उसे पूरी कहानी समझ आ गई। ऐसा लग रहा था कि तियानलोंग ने एक नया इक्विपमेंट सेट अपडेट किया है और किसी रहस्यमयी वजह से कोई व्यक्ति इस सेट को बहुत ऊंची कीमत पर खरीद रहा था। और इस सेट को पाने के लिए कम से कम लेवल 80 होना ज़रूरी था। सब कुछ समझने के बाद आकाश ने अपने रूममेट्स की ओर देखा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेवलिंग में मदद करूं? हाँ,
तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। वे सुबह से मेहनत कर रहे थे और मुश्किल से लेवल 30 तक पहुंचे थे। लेवल जितना बढ़ता, आगे बढ़ना उतना ही धीमा होता जाता। बिना किसी हाई लेवल खिलाड़ी की मदद के लेवल 80 तक पहुंचने में उन्हें महीनों लग सकते थे। आकाश के पास लेवल 100 का कैरेक्टर था, भले ही वह अधिकतम लेवल 140 न हो, पर नए खिलाड़ियों को खींचने के लिए काफ़ी था। अच्छा, ऐसी बात है, आकाश मुस्कुराया। मदद तो कर सकता हूँ, पर बदले में तुम तीनों को मुझे एक एक शानदार डिनर खिलाना होगा, या फिर तुम मुझे भगवान भी कह सकते हो। भगवान, तीनों ने एक सुर में कहा। आकाश, जगदीश और मुनपा, एक नई सुबह। अगले दिन सुबह सुबह, चलो आज मैं तुम्हें नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी ले जाऊंगा, वहां से तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। नहीं, रहने दो, मैंने सुना है वहां कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। महंगे हैं तो क्या हुआ, हम रोज तो नहीं खरीदते, और जब बाहर जाओ तो कुछ अच्छे कपड़े होने चाहिए, है ना। क्लथिंग फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर एक अधेड़ उम्र का जोड़ा धीमी आवाज में बात कर रहा था। चलो भी, बस आने ही वाली होगी। जगदीश ने अपनी पत्नी मुनपा के मना करने का इंतजार नहीं किया और सीधे इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर की ओर चल दिया। आज उसकी योजना मशीनरी मार्केट जाकर नई मशीनें देखने की थी। बाद में उसे ख्याल आया कि उसने लंबे समय से अपनी पत्नी को बाहर घुमाने नहीं ले गया था। पहले जब आमदनी कम थी तब तो समझ आता था, लेकिन अब जब आरव सर की वजह से उसकी सैलरी बढ़ गई थी और कल उसे स्पोर्ट्स डे पर बोनस भी मिला था, तो वह उसे शॉपिंग कराना चाहता था। इसलिए वह जल्दी उठ गया था ताकि मशीनों को देखने के बाद उनके पास घूमने का पर्याप्त समय हो। ओह जगदीश भाई, जैसे ही वे इंडस्ट्रियल पार्क के गेट पर पहुंचे, किसी ने उन्हें आवाज़ दी। जगदीश ने मुड़कर देखा। अरे लक्ष्मण भाई, तुम, क्या इत्तेफाक है। और ये, लक्ष्मण पास आया, उसकी नज़र जगदीश की पत्नी पर पड़ी। चूंकि वह पहले कभी मुनपा से नहीं मिला था, इसलिए वह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता था। ओह, परिचय करा दूं, ये मेरी पत्नी मुनपा हैं। अब ये भी इसी कंपनी में काम करती हैं, कैंटीन की साफ सफाई संभालती हैं। जगदीश ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। वह साल में बमुश्किल 2 बार घर जा पाता था और वीडियो कॉल पर ही बात होती थी। अब वह और उसकी पत्नी एक ही जगह काम करते थे और कर्मचारियों का हॉस्टल भी लगभग तैयार था। वे जल्द ही एक कपल रूम में रह सकेंगे। पिछली जिंदगी के मुकाबले ये सब किसी सपने जैसा था। लक्ष्मण ने जगदीश के खिलखिलाते चेहरे को थोड़ी ईर्ष्या के साथ देखा। कुछ समय पहले उसने जगदीश से कंपनी के फायदों के बारे में सुना था और अब उसे पता चला था कि 2 दिन की छुट्टी और बाकी सुविधाएं सच थीं। और वह कर्मचारी कैंटीन, वहां का खाना किसी होटल से कम नहीं था। ऊपर से कल के स्पोर्ट्स डे के चर्चे पूरे इलाके में थे। सुना था कि जो सबसे आखिरी आया उसे भी 2 होम अप्लायंस मिले। ऐसी बातें पहले कभी सुनी होती तो वह यकीन नहीं करता, पर अब ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। ये सोचकर लक्ष्मण ने जगदीश की ओर देखते हुए एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। जगदीश भाई, मैंने सुना है कि अब तुम वर्कशॉप डायरेक्टर बन गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए भी वहां कोई जगह बनवा सकते हो? मैं भी इस पुरानी फैक्ट्री से तंग आ गया हूँ। आरव का नया सिरदर्द निवेश का प्रस्ताव। उसी सुबह आरव अपने आलीशान ऑफिस में बैठा अपनी रिपोर्ट देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कल का स्पोर्ट्स डे उसका कम से कम 10 लाख का घाटा करवाएगा, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम खोला उसकी आंखें फटी रह गईं। सिस्टम बैलेंस 32,50,000 रुपये। ये बढ़ कैसे गया? आरव चिल्लाया। तभी अक्षरा कमरे में दाखिल हुई। सर, कल के स्पोर्ट्स डे की खबर वायरल हो गई है। कई स्थानीय न्यूज़ चैनल्स ने आदर्श बॉस के नाम से आपकी क्लिप्स चलाई हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे तियानलोंग गेम में खिलाड़ियों की संख्या 400% बढ़ गई है और विज्ञापन से होने वाली आय भी आसमान छू रही है। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। विज्ञापन? मैंने तो विज्ञापन बंद करने को कहा था। सर, वो पुराने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो अचानक सक्रिय हो गए क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया, अक्षरा ने उत्साह से कहा। और सर, बाहर एक सज्जन आए हैं। उनका नाम श्रीमान खन्ना है। वे खन्ना वेंचर्स के मालिक हैं और आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आरव की कुर्सी पीछे खिसक गई। 5 करोड़ निवेश? क्या वे पागल हैं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। सर, वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा विजनरी लीडर नहीं देखा जिसने अपनी कंपनी को परिवार की तरह चलाया हो। आरव ने गहरी सांस ली। शांत आरव, शांत। अगर तूने निवेश ले लिया तो तेरा गरीब बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुझे उसे भगाना होगा। तुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि तू दुनिया का सबसे घटिया बिजनेसमैन है। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो, मैं उनसे मिलता हूँ। आरव ने अपनी टाई ढीली की और एक विलेन वाली मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की। निवेशक के साथ साक्षात्कार। श्रीमान खन्ना एक सधे हुए बिजनेसमैन थे। वे अंदर आए और आरव से हाथ मिलाया। मिस्टर आरव, मैंने कल का स्पोर्ट्स डे देखा। शानदार। कर्मचारियों पर इतना खर्च करना, यह एक मास्टर स्ट्रोक है।
आप उनकी वफादारी खरीद रहे हैं ताकि भविष्य में उनसे 10 गुना काम ले सकें। मैं आपकी चतुराई का कायल हूँ। आरव ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, खन्ना साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने वो पैसे इसलिए खर्च किए क्योंकि मुझे पैसे से नफरत है। मैं चाहता हूं कि यह कंपनी जल्द से जल्द दिवालिया हो जाए। खन्ना साहब हंस पड़े। हा, क्या बात है, रिवर्स साइकोलॉजी। आप ये कहकर अपने कर्मचारियों को और भी ज्यादा रिलैक्स महसूस कराना चाहते हैं ताकि वे बिना किसी दबाव के क्रिएटिव काम कर सकें। अद्भुत सोच है, आरव ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी वर्कशॉप की सारी मशीनें बदल रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नई मशीनों की चमक पसंद है। मुनाफे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कल से सबको 4 दिन की छुट्टी देने की सोच रहा हूँ। खन्ना साहब की आंखें चमक उठीं। अविश्वसनीय, 4 डे वर्क वीक। आप आधुनिक भारत के एलन मस्क हैं। आप जानते हैं कि कम काम करने से उत्पादकता बढ़ती है। मिस्टर आरव, मैं अपना निवेश बढ़ाकर 10 करोड़ करता हूँ। मुझे आपकी कंपनी का 10% हिस्सा चाहिए। आरव अपनी मेज पर सिर पटकने ही वाला था। वह जो भी बोल रहा था, खन्ना साहब उसे एक महान बिजनेस स्ट्रैटेजी के रूप में देख रहे थे। खन्ना साहब, आप मेरी बात सुनिए। आरव ने आखिरी कोशिश की। मैं त्यानलोंग गेम में सब कुछ फ्री कर रहा हूँ। कोई खिलाड़ी पैसा नहीं देगा। मैं खुद अपना घाटा सहूंगा। खन्ना साहब खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। शानदार, फ्रीमियम मॉडल के जरिए मार्केट पर कब्जा। पहले सबको आदत लगाओ, फिर डेटा से पैसे कमाओ। मिस्टर आरव, आप एक जीनियस हैं। मैं कल ही पेपरवर्क भेज रहा हूँ। खन्ना साहब कमरे से बाहर निकल गए और आरव वहीं पत्थर की मूर्ति बना रह गया। आरव की तबाही की शुरुआत। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। जगदीश वहां नई मशीनों का ट्रक लेकर आ रहा था। आर्यन फोन पर किसी बड़े क्लाइंट से बात कर रहा था और आकाश जैसे हजारों छात्र त्यानलोंग के शव पर टूट पड़े थे। उसका सिस्टम बैलेंस अब गिर नहीं रहा था, बल्कि तेजी से ऊपर भाग रहा था। किरण भाभी, मुझे बचा लो, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं अमीर नहीं बनना चाहता। तभी सिस्टम ने एक नया टास्क दिया। नया मिशन, अगले 30 दिनों में 1 करोड़ रुपए खर्च करें। शर्त, कोई भी खर्च, निवेश या संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से बर्बादी होनी चाहिए। आरव की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। बर्बादी, ये तो मेरा पसंदीदा काम है। क्या आरव 1 करोड़ रुपए की यह बर्बादी कर पाएगा, या फिर उसकी किस्मत उसे फिर से धोखा देकर और भी अमीर बना देगी? अध्याय 53, बिना अनुमति के ओवरटाइम की मनाही है। लक्ष्मण की बात सुनकर जगदीश कुछ पल के लिए मौन हो गया। लक्ष्मण उसका पुराना मित्र था, लेकिन आज वर्कशॉप की स्थिति और आरव सर के अनुशासन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। लक्ष्मण भाई, मुझे वाकई बहुत दुख है, लेकिन इस समय वर्कशॉप में कर्मचारियों की संख्या पूरी है। फिलहाल हमारे पास नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पर तुम निश्चिंत रहो, भविष्य में अगर कोई भी पद खाली होता है तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा। जगदीश ने अपनी बात खत्म की और लक्ष्मण की ओर एक क्षमाप्रार्थी नजर डाली। वास्तव में वर्कशॉप में इस समय कोई अतिरिक्त जगह नहीं थी। हालांकि वर्कशॉप डायरेक्टर के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति का फायदा उठाकर वह किसी को जबरदस्ती भर्ती करवा सकता था, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करता। आरव सर ने उसे वर्कशॉप डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसे उस भरोसे पर खरा उतरना था। भले ही लक्ष्मण उसका दोस्त था, लेकिन वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए या कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं करेगा। जगदीश का जवाब सुनकर लक्ष्मण का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसे विश्वास था कि वर्कशॉप वाकई भरी हुई होगी। आखिर इतनी अच्छी सुविधाओं वाली नौकरी में जगह खाली ही क्यों होगी? ठीक है भाई, बस इतना याद रखना कि अगर कभी जगह बने तो मुझे खबर कर देना। चिंता मत करो लक्ष्मण भाई, जैसे ही कोई वैकेंसी होगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, जगदीश ने वादा किया। पुराना शहर और इनाम की वापसी। पुराने शहर की एक साधारण बस्ती में एक छोटा ट्रक एक बिल्डिंग के सामने आकर रुका। पैसेंजर सीट से यश फुर्ती से नीचे उतरा और मजदूरों को ट्रक से सामान उतारने का निर्देश देने लगा। इसे 4थी मंजिल पर ले चलो, यूनिट नंबर 2। मजदूरों ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाकी सामान उठाना शुरू कर दिया। 4थी मंजिल, यूनिट 2। आरव अभी अभी वह लंच खत्म कर चुका था जो ममता दीदी ने नीचे से भेजा था। वह खिड़की के पास खड़ा सोच रहा था कि सिस्टम फंड को ठिकाने लगाने के लिए अगला कदम क्या हो, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या यह आन्या है, या शायद छोटी अनन्या? वह यहाँ काफ़ी समय से रह रहा था। अनन्या अक्सर उसे खाना देने आती थी और अब वह उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। कभी कभी जब उसका पढ़ने का मन नहीं होता तो वह चुपके से आरव के पास आ जाती थी। आरव की ढाल के पीछे ममता दीदी उसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थीं। आरव मुस्कुराया और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी खोली उसके सामने एक विशाल गत्ते का डिब्बा था जिसे एक मजदूर ने उठा रखा था।
डिब्बे के पीछे से एक सिर झांका और पूछा, नमस्ते सर, ये फ्रिज कहाँ रखना है? फ्रिज? आरव पूरी तरह उलझन में पड़ गया। भाई, शायद आप गलत पते पर आ गए हैं। मैंने कोई फ्रिज नहीं खरीदा है। मजदूर रुका, उसने ऊपर लिखे यूनिट नंबर को देखा। नहीं सर, ये चौथी मंजिल का यूनिट 2 ही है। पता तो बिल्कुल सही है। तभी नीचे से यश की आवाज़ आई और सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ के साथ वह दरवाजे पर दिखाई दिया। आरव, ये गलत पता नहीं है। मैंने ही इन्हें यहाँ सामान रखने को कहा है। यश भाई, ये सब क्या है? आरव ने हैरानी से पूछा, हालांकि उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगा था। आरव, ये सब स्पोर्ट्स मीट के इनाम हैं। हमारे घर में पहले से ही ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन तुम्हारा ये घर बहुत खाली खाली लगता है, यहाँ बुनियादी ज़रूरत का कोई सामान नहीं है। इसलिए हमने और ममता ने मिलकर तय किया कि ये चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। तुम इन्हें आराम से इस्तेमाल करो, यश ने बड़ी खुशी के साथ कहा। दरअसल कल रात यश और ममता ने इस बारे में लंबी चर्चा की थी। वे आरव के घर आ चुके थे और जानते थे कि उसके पास एक ढंग का एयर कंडीशनर या फ्रिज भी नहीं है। उन्होंने एकमत से फैसला किया कि वे अपने जीते हुए इनाम आरव के लिए इस्तेमाल करेंगे। आरव उनका मालिक था, उसने उन्हें इतने महंगे इनाम दिए थे, पर खुद सादगी से रह रहा था। ये बात उनके मन को कचोटती थी। यश भाई, पर मुझे याद है कि फाइनेंस विभाग तो इन 2 दिनों की छुट्टी पर है। आपने ये प्राइस टिकट्स अभी भुनाए, रिडीम कैसे? आरव को अचानक याद आया कि उसने खुद ही शनिवार रविवार की छुट्टी घोषित की थी। अरे आरव, हमने अभी फाइनेंस से पैसे नहीं लिए हैं। हमने अपनी बचत से ये सामान पहले ही खरीद लिया। प्राइस टिकट्स हमारे पास सुरक्षित हैं, सोमवार को ऑफिस जाकर हम इन्हें फाइनेंस से बदल लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यश ने सहजता से जवाब दिया। आरव यश की बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि ये इनाम उसी ने जारी किए थे, लेकिन एक बार जब वे यश के पास पहुंच गए थे तो वे कानूनी रूप से उसके परिवार की संपत्ति थे। अब यश उन चीज़ों को आरव को वापस दे रहा था, जिसका मतलब था कि वह अपनी जीती हुई खुशी आरव के साथ बांट रहा था। उसने देखा कि मजदूरों ने धीरे धीरे सारा सामान अंदर रख दिया। वहाँ कुल 4 चीज़ें थीं, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक कलर टीवी और एक एयर कंडीशनर। इसके बाद कुछ मैकेनिक आए और उन्होंने एयर कंडीशनर और बाकी मशीनों को फिट कर दिया। थोड़ी ही देर में वह खाली कमरा एक आधुनिक घर जैसा दिखने लगा। आरव ने ठंडी सांस ली। अगर मेरे पास यश जैसे और वफादार कर्मचारी हो गए तो मेरा गरीब बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देंगे। सोमवार की सुबह और अवैध ओवरटाइम। छुट्टियां पलक झपकते ही खत्म हो गईं। आरव अपने ऑफिस में आराम से बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसे अक्षरा ने अभी अभी तैयार किया था। वह गंभीर सोच में था कि सिस्टम के 30 लाख रुपये कैसे और कहाँ बर्बाद किए जाएं। खट खट खट, ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव सर, मैंने मशीनों का निरीक्षण पूरा कर लिया है। जगदीश ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर आरव की मेज़ पर कुछ दस्तावेज रख दिए। इतनी जल्दी? तुमने निरीक्षण खत्म भी कर लिया? आरव ने हैरानी से मेज़ पर रखे कागजात को देखा। उसे याद था कि उसने स्पोर्ट्स मीट के दौरान जगदीश को मशीनों की जांच करने को कहा था, लेकिन उसके बाद तो छुट्टियां थीं। आज काम पर लौटने का पहला दिन था, फिर इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे तैयार हो गई? आरव की पूछताछ सुनकर जगदीश ने जल्दी से सफाई दी। सर, दरअसल सप्ताहांत वीकेंड पर मैं अपनी पत्नी मुनपा को शॉपिंग के लिए बाहर ले गया था। चूंकि हम नगर पालिका के पास ही थे तो मैंने सोचा कि लगे हाथ मशीनरी मार्केट जाकर मशीनों की जांच भी कर लूँ। ये सुनते ही आरव के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये अवैध ओवरटाइम, अनऑथराइज्ड ओवरटाइम था। गनीमत थी कि वह मशीनों की जांच करने गया था। अगर वह उस छुट्टी के दिन आरव के लिए मुनाफा कमाने निकल पड़ता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। फिर भी एक सख्त चेतावनी देना जरूरी था। आरव ने थोड़ा गंभीर चेहरा बनाकर जगदीश की ओर देखा। जगदीश, तुम्हारा यह व्यवहार अवैध ओवरटाइम की श्रेणी में आता है। तुम्हें इसे दोबारा नहीं करना चाहिए, समझे? काम से जुड़ा हर मामला केवल ऑफिस के घंटों के दौरान ही निपटाया जाना चाहिए। मेरी कंपनी में छुट्टियों का मतलब सिर्फ छुट्टियां होता है। जगदीश ने आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाया। मैं समझ गया आरव सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आरव ने संतोष में सिर हिलाया और उन दस्तावेजों को देखना शुरू किया जो जगदीश लाया था। उन कागजों में हर मशीन की कीमत, फोटो और उनके इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी थी। हालांकि आरव का सारा ध्यान सिर्फ कीमतों पर था, उसे फोटो या मशीन के इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही उसने कीमतें देखीं, उसकी भौहें तन गईं। उसने पाया कि ये मशीनें बहुत सस्ती थीं। सबसे सस्ती मशीन केवल 4-5 हज़ार रुपये की थी, कुछ 10 हज़ार के आसपास थी, और सबसे महंगी मशीन जो बैग काटने के काम आती थी उसकी कीमत मात्र 60 हज़ार रुपये थी। अगर वह पूरी वर्कशॉप की सारी मशीनें भी बदल देता तो भी उसका कुल खर्च मुश्किल से 5 लाख रुपये के आसपास आता। ये 30 लाख के सिस्टम फंड के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। यह उसकी खर्च करने की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा था।
उसने उम्मीद की थी कि इस बार कम से कम 20 लाख रुपये तो ठिकाने लग ही जाएंगे। आरव ने सोचा, मशीनें इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं? ज़रूर जगदीश ने केवल सस्ती और टिकाऊ मशीनें ही चुनी होंगी ताकि कंपनी का पैसा बच सके। उसने जगदीश की ओर देखा और गहरी आवाज़ में पूछा, जगदीश, क्या मार्केट में इससे महंगी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं? आरव का महंगा विजन। जगदीश आरव के सवाल से थोड़ा चौंक गया। सर, ये मशीनें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और हमारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त हैं। ज़्यादा महंगी मशीनें तो बड़े एक्सपोर्ट हाउस इस्तेमाल करते हैं। आरव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। जगदीश, तुम अभी भी छोटे स्तर पर सोच रहे हो। हमारी कंपनी को पर्याप्त चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए। क्या तुमने विदेशी मशीनों की कीमत देखी? या फिर ऐसी मशीनें जो ऑटोमेटेड स्वचालित हों और जिनमें मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा हो? मेरा मतलब है, जो बहुत आधुनिक हों। जगदीश ने झिझकते हुए कहा, सर, एक जापानी ब्रांड की मशीनें आती हैं जिनकी कीमत यहाँ लिखी मशीनों से 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन वे हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। उनकी सर्विसिंग भी महंगी पड़ती है। आरव की आंखों में एक चमक आई। महंगी सर्विसिंग, एडवांस मशीनें, यही तो मुझे चाहिए। यही तो बात है जगदीश, हमें वही जापानी मशीनें चाहिए। जाओ और उनकी कोटेशन लेकर आओ। हमें अपनी वर्कशॉप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। खर्च की चिंता मत करो, बस ये देखो कि हम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा सकते हैं। जगदीश अवाक रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आरव सर वाकई कितने बड़े विजनरी हैं। वे सिर्फ कपड़े नहीं बनाना चाहते, वे एक ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं जो दुनिया में मिसाल बने। आन्या की नई चुनौती। इसी बीच आन्या ऑफिस में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। भाई, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरव ने जगदीश को जाने का इशारा किया और आन्या की ओर मुड़ा। क्या हुआ आन्या, क्या जूस का बिजनेस कम हो गया? नहीं भाई, उल्टा हो रहा है। कल के स्पोर्ट्स डे के बाद हमारी कंपनी के हेल्थ ड्रिंक की मांग इतनी बढ़ गई है कि पास के 3 कॉलेजों ने हमसे रोज़ाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मांगा है। वे कह रहे हैं कि जो कंपनी अपने कर्मचारियों का इतना ख्याल रखती है, उसका उत्पाद पक्का शुद्ध होगा। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर से मुनाफा? आन्या, क्या हम उन कॉलेजों को मना नहीं कर सकते? मना कैसे करें भाई, वे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया तो अगले महीने हमारी आय 5 लाख और बढ़ जाएगी। आरव ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, एक काम करो, अगर वे कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो उन्हें बोलो कि हम केवल जैविक ऑर्गेनिक फलों का इस्तेमाल करेंगे जो सीधे पहाड़ों से मंगाए जाएंगे। और उन फलों की धुलाई के लिए हम अपना खुद का रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीदेंगे। और हाँ, जूस की कीमत वही रहेगी, हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। आन्या ने हिसाब लगाया। पर भाई, पहाड़ों से फल मंगाना और ट्रक खरीदना, इससे तो हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा और हम घाटे में चले जाएंगे। आरव मुस्कुराया। यही तो बिजनेस है आन्या, इसे ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। तुम बस वो ट्रक बुक करो और सबसे महंगे वाले जैविक फल मंगाओ। आन्या वहां से चली गई, ये सोचकर कि उसके भाई का दिमाग वाकई 7वें आसमान पर चल रहा है। आरव ने अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा। 30 लाख रुपये, तुम अब ज़्यादा दिन मेरे पास नहीं रहोगे। क्या आरव की महंगी जापानी मशीनें और पहाड़ों के फल उसे घाटे की ओर ले जाएंगे? या फिर उसकी यह बर्बादी उसे अनजाने में एक और बड़े साम्राज्य का मालिक बना देगी? अध्याय 54। इस बार हम 80 लाख जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आरव सर, बाजार में और भी महंगी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी वर्कशॉप के वर्तमान पैमाने को देखते हुए मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है। उन्हें और अधिक महंगी मशीनों से बदलने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। जगदीश ने अपनी बात पूरी की। वह एक ईमानदार कर्मचारी था और चाहता था कि कंपनी का पैसा फालतू की चीज़ों में बर्बाद ना हो। लेकिन आरव ने जैसे ही सुना कि बाजार में और भी महंगी मशीनें मौजूद हैं, उसने राहत की एक लंबी सांस ली। यही तो वह सुनना चाहता था। जगदीश, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वर्कशॉप की सभी मशीनों को उच्चतम कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीनों से बदल दो। मुझे एक अनुमान बताओ कि इसमें कुल कितना खर्च आएगा। लेकिन आरव सर, उन मशीनों के कुछ फंक्शन हमारी वर्तमान वर्कशॉप के लिए पूरी तरह से अनावश्यक हैं। वे हमारे किसी काम नहीं आएंगे। जगदीश ने समझाने की कोशिश की। ये ठीक है जगदीश, हमारी कपड़ों की फैक्ट्री हमेशा इसी आकार की नहीं रहेगी, जल्द ही इसका विस्तार होगा। वे अनावश्यक फंक्शन भविष्य में काम आएंगे। तुम बस सबसे बेहतरीन मॉडल चुनो। आरव ने लापरवाही से हाथ हिलाया। क्या उसे वाकई मशीनों के फंक्शन की परवाह थी? बिल्कुल नहीं, उसे तो बस उनकी कीमत से मतलब था। जितनी ज़्यादा कीमत, उतना ही कम सिस्टम फंड और उतना ही करीब उसका 80 लाख का निजी जैकपॉट। ये देखकर कि आरव सर पहले ही अपना मन बना चुके हैं, जगदीश ने कुछ देर तक दिमागी हिसाब लगाया और फिर बोला, सर, अगर हम सब कुछ उच्चतम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार खरीदते हैं तो इसकी लागत लगभग 14 लाख रुपये आएगी। क्या यह इससे ज़्यादा नहीं हो सकती? आरव ने थोड़ा निराश होकर पूछा।
जगदीश थोड़ा चौंक गया। आरव सर, इससे भी महंगी मशीनें हैं, लेकिन वे मशीनें बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं और हमारी वर्तमान वर्कशॉप इतनी बड़ी नहीं है कि वे वहाँ समा सकें। ठीक है, तो 14 लाख वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आगे बढ़ो। जाओ और आदित्य से मिलो और साथ मिलकर इन मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी करो। जगदीश की बात सुनकर आरव ने बेबसी में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि फिलहाल वह इतना ही खर्च कर पाएगा। हालांकि जगदीश की बातों ने उसे वर्कशॉप के विस्तार की याद दिला दी थी। अगर वह एक बड़ी वर्कशॉप किराए पर लेता है तो वह और भी मशीनों में निवेश कर सकता है और कर्मचारियों का एक नया बैच भर्ती कर सकता है, जो एक बड़ा खर्च होगा। लेकिन समस्या ये थी कि सिस्टम के नियमों के अनुसार अगर वर्कशॉप का विस्तार हुआ तो बिजनेस विभाग को भी उसी अनुपात में अपने कर्मचारी बढ़ाने होंगे। मुख्य मुद्दा ये था कि अभी वाले 3 सेल्समैन विवेक, आदित्य और आर्यन ही उसे काफ़ी सिरदर्द दे रहे थे। अगर उसने और सेल्समैन भर्ती किए तो पता नहीं वे कितना मुनाफा कमा कर ले आएंगे। आरव हिचकिचाया। क्या फैक्ट्री का विस्तार करना सही रहेगा? रहने दो अभी, उसने सोचा। वैसे भी सिस्टम फंड में अभी सिर्फ 17 लाख के आसपास बचे हैं और महीने के अंत तक इन्हें खर्च करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री विस्तार को एक बैकअप प्लान के रूप में रखते हैं। अगर कोई अनपेक्षित मुनाफा हुआ तो मैं इसका इस्तेमाल पैसा ठिकाने लगाने के लिए करूंगा। ये सोचकर आरव आत्मविश्वास से मुस्कुराया। पिछली असफलताओं से उसने गहरा सबक सीखा था। सेटलमेंट के दिन सफल होने के लिए उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। उसने पहले ही बिजनेस विभाग को सूचित कर दिया था कि सेटलमेंट वाले दिन भुगतानों में देरी की जाए। इसके अलावा कंपनी के भीतर सभी अस्पष्ट भुगतानों को अब सीधे उसके द्वारा अनुमोदित अप्रूव किया जाना था। अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी जहां विवेक पुराने स्टॉक को बेचकर गुपचुप तरीके से फंड ट्रांसफर कर दे। उसने हर चीज़ के लिए पुख्ता तैयारी कर ली थी। उसे ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी जो उसे इस बार फेल कर सके। यह 80 लाख रुपए अब उसकी मुट्ठी में थे। सफलता का सर्टिफिकेट, वांग यांग की कहानी। उधर शहर के दूसरी ओर कॉर्पोरेट इंटीरियर्स के कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल थी। सुपरवाइजर नितिन पोडियम पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वे छिपा नहीं पा रहे थे। आज मेरे पास मुख्य रूप से 2 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा यह है कि इस तिमाही का प्रदर्शन मूल्यांकन परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन जारी कर दिया गया है। शहर की विभिन्न शाखाओं में से हमारी शाखा के वांग यांग को तिमाही सेल्स चैंपियन के पुरस्कार से नवाजा गया है। देवियों और सज्जनों, कृपया तालियों के साथ वांग यांग का मंच पर स्वागत करें। कॉन्फ्रेंस रूम तालियों की गूंज से भर गया। वांग यांग घबराहट के साथ पोडियम की ओर बढ़ा। सच कहूं तो उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक सेल्स चैंपियन कैसे बन गया। उसे लगा कि यह सब बहुत आसानी से हो गया। यांग, ऐसे ही काम करते रहो, नितिन ने उसे एक सम्मान पत्र सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर सौंपते हुए कहा। वांग यांग ने धन्यवाद दिया और सर्टिफिकेट लिया जिस पर बड़े अक्षरों में तिमाही चैंपियन लिखा था। नितिन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, तुम इसके हकदार हो। सर्टिफिकेट के अलावा तुम्हें 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी मिलेगा। नितिन ने एक लाल लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। लिफाफे में नोटों की गड्डी देखकर वांग यांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ तस्वीरों के बाद वह अपनी सीट पर वापस आ गया। तभी नितिन ने दूसरी घोषणा की। दूसरी खबर यह है कि अर्जुन ने कल एक विला का ऑर्डर साइन किया है जिसकी रेनोवेशन लागत 12 लाख रुपये है। थोड़े और प्रयासों के साथ वह भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो आप सभी अर्जुन और वांग यांग के उदाहरण का अनुसरण करें। मीटिंग खत्म होने के बाद वांग यांग अर्जुन के पास गया। बधाई हो अर्जुन भाई, तुम भी मेहनत करो यांग। इस महीने कुछ और ऑर्डर्स लाने की कोशिश करो क्योंकि इस बार का असली मुकाबला कड़ा होने वाला है। अर्जुन ने एक बड़े भाई की तरह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वांग यांग अपनी सीट पर बैठा, मन ही मन थोड़ा चिंतित था। आरव सर के हॉस्टल के रेनोवेशन के दोनों ऑर्डर्स अब पूरे होने वाले थे और उसके पास कोई नया काम नहीं था। उसे पता था कि पिछले 2 ऑर्डर्स में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, उसे अपने कौशल में सुधार करना ही होगा। हॉस्टल का निरीक्षण और आरव का नया आइडिया। इधर कपड़ों की फैक्ट्री में अक्षरा आरव के केबिन में आई। आरव सर, कर्मचारियों के हॉस्टल का रेनोवेशन लगभग पूरा हो चुका है। मैं चाहती हूं कि आप एक बार अंतिम निरीक्षण फाइनल इंस्पेक्शन के लिए चलें। ओह, तैयार हो गया, चलो देखते हैं। आरव की दिलचस्पी बढ़ गई। वह पहले भी कई बार वहां गया था, लेकिन तब वह सिर्फ सामान की गुणवत्ता देख रहा था। जब वे हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो रेनोवेशन टीम का लीडर वहां इंतजार कर रहा था। आरव को देखते ही वह आगे बढ़ा। सर, अंदर का सारा मलबा साफ कर दिया गया है। अब ये पूरी तरह तैयार है। आरव ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। उसने एक कमरा चुना और उसे ध्यान से देखा। रेनोवेशन टीम ने वाकई अच्छा काम किया था। कमरे का कोना कोना चमक रहा था। लेआउट बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। बेड, अलमारी, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर और वॉशिंग मशीन, हर चीज़ वहां मौजूद थी।
उसने कुछ और कमरों का दौरा किया और सब कुछ सही पाया। ऑफिस लौटते समय आरव अपनी कुर्सी पर बैठा और अचानक उसे एहसास हुआ कि हॉस्टल में अभी भी पैसा खर्च करने की काफ़ी गुंजाइश है। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और आदित्य को कॉल किया। आदित्य, कहाँ हो? सुनो, हॉस्टल तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ छोड़ दी है। आदित्य की आवाज़ में उत्सुकता थी। क्या सर? हॉस्टल में एंटरटेनमेंट और वेलनेस का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी काम के बाद बोर ना हों। हॉस्टल की छत पर एक छोटा सा जिम, एक लाउंज और एक गेमिंग जोन बनवाओ। और हाँ, वहाँ सबसे महंगे वाले गेमिंग कंसोल और जिम इक्विपमेंट होने चाहिए। साथ ही हर हफ्ते वहाँ एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर और मसाज थेरेपिस्ट का इंतजाम करो जो कर्मचारियों को मुफ्त सेवा दे। आदित्य अवाक रह गया। पर सर, इससे लागत बहुत बढ़ जाएगी और जिम के लिए हमें अलग से परमिशन भी लेनी होगी। आरव मुस्कुराया। परमिशन की चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा। तुम बस सबसे अच्छा सामान मंगाओ। और हाँ, जिम में जो प्रोटीन सप्लीमेंट और डाइट फूड होगा वह भी कंपनी की तरफ से फ्री होगा। आदित्य ने कॉल काटा और सीधे मार्केट की ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा कि आरव सर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर कितने गंभीर हैं। आरव ने अपनी मेज़ पर रखी डायरी में हिसाब लगाया। जिम, लाउंज और थेरेपिस्ट, ये सब मिलाकर महीने के अंत तक आसानी से 5-6 लाख और उड़ा देंगे। अब मेरा रास्ता साफ है। विवेक की नई चाल। उसी शाम विवेक ऑफिस के कोने में बैठकर कुछ कागजात देख रहा था। उसे पता चला था कि आरव सर ने भुगतानों में देरी करने के आदेश दिए हैं। आरव सर जरूर कुछ बड़ा सोच रहे हैं, विवेक ने सोचा। शायद वे साल के अंत में एक बहुत बड़ा बोनस देने की योजना बना रहे हैं और इसलिए अभी कैश बचा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी अपनी सेल्स को और तेज कर दूं और मार्केट में अपनी कपड़ों की नई रेंज आर्यन की मदद से लॉन्च कर दूं तो हम तिजोरी को और भर सकते हैं। सर को सरप्राइज बहुत पसंद है। विवेक ने आर्यन को फ़ोन लगाया। आर्यन, सुनो, कल हमें उस नए डिज़ाइन के सैंपल्स लेकर शहर के सबसे बड़े होलसेलर से मिलना है। हम उन्हें स्पोर्ट्स डे स्पेशल छूट देंगे। हमें इस हफ्ते के अंत तक कम से कम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर चाहिए। आर्यन भी उत्साहित था। बिल्कुल विवेक भाई, आरव सर ने हमें इतना कुछ दिया है, अब हमारी बारी है उन्हें मुनाफा कमा कर देने की। बेचारे आरव को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके सबसे भरोसेमंद वफादार उसकी पीठ पीछे उसे और अमीर बनाने की साजिश रच रहे थे। किरण और आन्या की बातचीत। रात को घर पर किरण और आन्या खाने की मेज़ पर बैठी थीं। किरण, भाई जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे कोई बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, आन्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। किरण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आरव का तरीका हमेशा से अलग रहा है आन्या। वह कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, पर वह जहां हाथ डालता है वहां सोना उगने लगता है। उसकी नीयत साफ है, शायद इसीलिए कुदरत भी उसका साथ दे रही है। आन्या मुस्कुराई। हाँ भाभी, आज हमारे पास नगरपालिका से एक और कॉन्ट्रैक्ट आया है। वे चाहते हैं कि हम उनकी कैंटीन का मैनेजमेंट भी संभालें। आरव, जो अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, उसने अनजाने में यह बात सुन ली। उसके हाथ से तकिया गिर गया। नगरपालिका की कैंटीन? नहीं, अब तो सरकारी पैसा भी आने लगेगा। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और पागलों की तरह लिखना शुरू किया। जापानी मशीनें 14 लाख, जिम और लाउंज 6 लाख, जैविक फल और ट्रक 5 लाख, कुल खर्च 25 लाख। सिस्टम फंड तो खत्म हो जाएगा, पर यह मुनाफा जो चारों तरफ से आ रहा है, इसे कैसे रोकूं? आरव ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। इस बार मैं 80 लाख लेकर ही रहूंगा। कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी मुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकते। मेरा मतलब है, मुझे अपना पैसा पाने से नहीं रोक सकते। क्या आरव का महंगा जिम और जापानी मशीनें उसके मुनाफे को सोख पाएंगी, या फिर विवेक और आर्यन की सेल्स टीम आरव के सारे अरमानों पर पानी फेर देगी? अध्याय 55, गद्दार का चेला भी गद्दार होता है। आरव सर, आपके लिए क्या आदेश है? कुछ ही समय बाद आदित्य ऑफिस पहुंचा। वह आरव के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब से आरव ने उसके लंच बॉक्स बेचने के साइड बिजनेस को ठुकराया था, आदित्य लगभग खाली बैठने की स्थिति में आ गया था। हालांकि उसे वेतन पूरा मिल रहा था, लेकिन वह खाली बैठना पसंद नहीं करता था। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, आरव ने आदित्य की ओर देखते हुए मुस्कुराहट के साथ पूछा। जगदीश ने तुमसे मशीनें खरीदने के बारे में बात की होगी, है ना? हाँ सर, जगदीश भाई आज सुबह मेरे पास आए थे। हमने पहले ही मशीनरी फैक्ट्री से संपर्क कर लिया है और हम कल मशीनों का निरीक्षण करने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उन्हें खरीदकर तुरंत इस्तेमाल में ले आएंगे। आरव सर, क्या इस मामले में कोई बदलाव हुआ है? आदित्य ने उलझन में पूछा। तुम इस मामले में सामान्य रूप से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जब तुम कल मशीनें खरीदने जाओ तो साथ में कुछ दैनिक ज़रूरत का सामान भी खरीद लेना। ये तो बहुत आसान काम है सर। आप क्या खरीदना चाहते हैं?
आदित्य को लगा कि यह कोई छोटा मोटा काम होगा। उसने सोचा था कि शायद आरव सर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। आदित्य का सवाल सुनकर आरव ने विस्तार से समझाना शुरू किया। यह मेरे लिए नहीं है, ये वर्कशॉप के कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारी हॉस्टल का काम अब पूरा हो चुका है। मैंने अभी अभी वहां जाकर निरीक्षण किया और मुझे लगा कि हॉस्टल में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहां नहीं हैं। आदित्य आरव की बात सुनकर और भी उलझ गया। उसने भी हॉस्टल देखा था और वह बुनियादी तौर पर पूरी तरह सुसज्जित था। बस 10-15 दिन की साफ सफाई और हवा लगने के बाद कर्मचारी अपने बैग लेकर वहां रहने आ सकते थे। अब और क्या बाकी रह गया था? आरव ने आदित्य के चेहरे पर असमंजस के भाव देखे और अपनी बात जारी रखी। मैंने देखा कि हॉस्टल के कमरों में सफाई के औजार, क्लीनिंग टूल्स नहीं हैं। अंदर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए वे बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बात थी। आदित्य को अचानक समझ आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव सर इतने छोटे विवरणों के बारे में भी सोचेंगे। वे वाकई बहुत बारीकी से काम करते थे। उसने तुरंत कहा, सर आप चिंता न करें, कल मैं बाजार से ढेर सारी झाड़ू और पोंछे, ब्रूम्स एंड मॉप्स खरीद लाऊंगा। नहीं, झाड़ू और पोंछे मत खरीदना। क्या आजकल वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक फ्लो क्लीनिंग मशीन्स नहीं आते जो खुद झाड़ू लगाते हैं, पोंछा मारते हैं और वैक्यूम भी करते हैं? वो वाले खरीदो। मुझे हर एक कमरे में एक रोबोट चाहिए। लेकिन आरव सर, वे क्लीनिंग रोबोट बहुत महंगे आते हैं। एक की कीमत ही हज़ारों में होती है। आदित्य चौंक गया। कीमत की चिंता मत करो, बस रोबोट खरीद लो। इससे सफाई में लगने वाला समय बचेगा और कर्मचारियों को आराम करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। जब कर्मचारी अच्छी तरह आराम करेंगे तो वे बेहतर ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे, है ना? आरव ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं उन्हें खरीद ही इसलिए रहा हूं क्योंकि वे महंगे हैं। ठीक है आरव सर, आदित्य ने सिर हिलाया। तो सर, क्या इसके अलावा भी कुछ और करना है? इंटरनेट भी ज़रूरी है। ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों के पास अपना डेटा खत्म हो जाता होगा, इसलिए हॉस्टल में हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। और देखो, चूंकि हॉस्टल में बहुत सारे लोग होंगे और नेटवर्क धीमा होने की संभावना रहेगी, इसलिए सुनिश्चित करना कि वहां बहुत सारी नेटवर्क केबल लगाई जाएं। ऐसा इंतजाम करो कि हर 2 कमरों के बीच एक अलग नेटवर्क पोर्ट हो। और इंटरनेट की स्पीड भी मायने रखती है, सबके लिए गीगाबिट स्पीड वाला कनेक्शन लो। ठीक है, बस इतना ही। इन ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ो। आरव ने अपनी बात खत्म की, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और आदित्य को विदा किया। 1 कदम आगे, 2 कदम पीछे। आदित्य के जाने के बाद ऑफिस में अकेले बैठे आरव ने मन ही मन हिसाब लगाया। रोबोटिक क्लीनर और हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स की लागत लगभग 1 लाख रुपये के आसपास होगी। बुरा नहीं है, उसने सोचा। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन सारा पैसा खर्च करने की दिशा में यह एक और छोटा कदम था। उसने घड़ी देखी। शाम के 4:30 बज रहे थे। छुट्टी होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। उसने सोचा कि थोड़ा समय बिताने के लिए टियानलों गेम खोलकर खेलता है। अभी उसने गेम लोड ही किया था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आर्यन अंदर झांका। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्यन को इस तरह मुस्कुराते देख आरव का दिल बैठ गया। वह इस चेहरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। उसका गला सूख गया और आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। इस बार कितने का ऑर्डर लाए हो? आरव का सवाल सुनकर आर्यन खिल उठा। सर, आपकी पारखी नज़र वाकई कमाल की है। आपने एक नज़र में ही देख लिया कि मैं ऑर्डर लेकर आया हूँ। इस बार ज़्यादा बड़ा नहीं है सर, बस 1 लाख का एक छोटा सा ऑर्डर है। लेकिन अदिति काइजिंग ने भी 1 लाख का ऑर्डर लिया है, तो कुल मिलाकर 2 लाख हो गए। आर्यन धीरे से हंसा। पारखी नज़र की ऐसी की तैसी। तुम जब भी ऑर्डर लेकर आते हो, तुम्हारा चेहरा यही गवाही देता है, आरव ने दांत पीसते हुए सोचा। इस दौरान आर्यन कम से कम 8-10 बार इसी तरह मुस्कुराते हुए ऑफिस आया था। आरव ने मन ही मन खुद को कोसा, मैंने इतनी मेहनत से 1 लाख खर्च किए और पलक झपकते ही ये लड़का 2 लाख का ऑर्डर ले आया। वाकई, जैसा गुरु वैसा चेला। विवेक एक गद्दार, मुनाफा कमाने वाला था और उसका ये चेला आर्यन भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था। एक गद्दार का चेला भी गद्दार ही होता है। मुस्कुराते हुए आर्यन को देखकर आरव को और भी चिढ़ होने लगी। क्या उसके लिए पैसा खर्च करना इतना आसान था? आर्यन, तुमने स्पोर्ट्स मीट में पहला स्थान हासिल किया था और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी शारीरिक फिटनेस काफ़ी अच्छी है। पहले तुम्हारे गुरु विवेक सुबह की दौड़ मॉर्निंग एक्सरसाइज का नेतृत्व करते थे, लेकिन चूंकि उनका तबादला स्नोवी स्काई में हो गया है, इसलिए वह पद खाली है। कल से तुम वह जिम्मेदारी संभालोगे। लेकिन आरव सर, मुझे कल सुबह जल्दी क्लाइंट से मिलने जाना है। आरव की बात सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। दौड़ का नेतृत्व करने का मतलब था रोज दौड़ना, और दौड़ने के बाद पसीने से लथपथ होकर वह क्लाइंट से मिलने नहीं जा सकता था। उसे कम से कम नहाने और तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा, जिससे उसका कीमती समय बर्बाद होगा। अगर वह दौड़ का नेतृत्व नहीं करता तो उसे हर 3 दिन में केवल 1 बार कसरत करनी पड़ती।
उसने आज ही कसरत की थी, इसलिए कल उसे ज़रूरत नहीं थी। वह कल सुबह जल्दी निकलकर एक दो और क्लाइंट से मिलने की योजना बना रहा था। आर्यन की बात सुनकर आरव ने मन ही मन सोचा, अभी भी बाहर ऑर्डर ढूंढने की सोच रहे हो? आर्यन, सुबह की कसरत हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति का हिस्सा है। रही बात बिजनेस की, तो तुम दौड़ पूरी करने के बाद भी जा सकते हो, तुम्हारे पास काफ़ी समय रहेगा। जी सर, जैसी आपकी आज्ञा। आरव के सख्त तेवर देखकर आर्यन के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने तय किया कि भविष्य में वह और भी तेज़ी से काम करने की कोशिश करेगा ताकि दौड़ के बावजूद अपने आर्डर्स पूरे कर सके। स्नोवी स्काई, नया निशाना। आर्यन के जाने के बाद आरव का गेम खेलने का सारा मन खत्म हो गया। आर्यन के नए 2 लाख के ऑर्डर को शामिल करने के बाद उसे अभी भी सिस्टम फंड के लगभग 16 लाख रुपए खर्च करने थे। क्या उसे अब अपना आखिरी पत्ता, फैक्ट्री का विस्तार, खेल देना चाहिए? नहीं, उसने सोचा, ये पत्ता सेटलमेंट के आखिरी दिनों के लिए बचा कर रखना ज़रूरी है। तभी उसे एक विचार आया। वह स्नोवी स्काई की तरफ पैसा खर्च करने के तरीके ढूंढ सकता था। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने स्नोवी स्काई पर बहुत कम ध्यान दिया था। जब से उसने प्रतीक के नए प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपये लगाए थे, तब से उसने वहां का रुख नहीं किया था। उसने तय किया कि वह कल स्नोवी स्काई जाएगा। शायद सिस्टम फंड को वहां ठिकाने लगाया जा सके। अगले दिन स्नोवी स्काई का दौरा। अगले दिन सुबह सुबह आरव स्नोवी स्काई के ऑफिस पहुंचा। आरव सर, भले ही हम आर्ट मॉडलिंग और सवर के लिए सबसे ऊंची ज़रूरतों को पूरा करें, फिर भी 16 लाख का बजट खत्म नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम इतने बड़े बदलाव करेंगे तो गेम के विकास डेवलपमेंट की गति धीमी हो जाएगी। प्रतीक ने आरव के हालिया अनुरोध को सुना और स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। आरव ने उससे कहा था कि उसे गेम की गुणवत्ता पर पानी की तरह पैसा बहाना है। गेम की प्रगति थोड़ी धीमी हो जाए तो कोई बात नहीं, धीमी गति से ही बेहतरीन उत्पाद, फाइन प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना? मैं जो बनाना चाहता हूं वह एक उच्च गुणवत्ता वाला गेम है, आरव ने दार्शनिक अंदाज में कहा। रही बात 16 लाख का बजट ज़्यादा होने की, तो उसे संभालना आसान है। क्या हमारे पास और भी कुछ पुराने गेम्स नहीं हैं? हम उन गेम्स के संचालन, ऑपरेशंस में भी इस फंड का निवेश कर सकते हैं। उन्हें विज्ञापनों और सर्वर अपग्रेड की ज़रूरत होगी ही। प्रतीक की बात सुनकर आरव ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वह मन ही मन सोच रहा था, कैसी गेम प्रगति? मुझे तुम्हारी असलियत पता है प्रतीक। गेम के मुख्य योजनाकार, चीफ प्लानर के रूप में तुमने अपने पिछले मालिक के लिए कई घाटे वाले गेम्स बनाए थे। प्रगति धीमी होने का मतलब है कि गेम देर से लॉन्च होगा और घाटा भी देर से होगा, है ना? आरव को इससे क्या फ़र्क पड़ता था? उसे तो बस पैसा खर्च करना था। किरण और आन्या की चिंता। उसी शाम घर पर आरव की गुरु माँ किरण और उसकी बहन आन्या लिविंग रूम में बैठी थीं। किरण, भाई जिस तरह से स्नोवी स्काई में पैसा लगा रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं वे किसी मुश्किल में न पड़ जाएं, आन्या ने चिंता जताते हुए कहा। किरण ने धीमे से सिर हिलाया। आरव हमेशा से ऐसा ही रहा है आन्या। वह कहता कुछ है और करता कुछ और है। लेकिन एक बात मैंने गौर की है, वह अपने कर्मचारियों के लिए जो कर रहा है वह कोई और नहीं करता। हॉस्टल में क्लीनिंग रोबोट और गीगाबिट इंटरनेट, ये किसी बड़ी टेक कंपनी जैसा है। आन्या मुस्कुराए। हाँ भाभी, हमारे जूस बिजनेस में भी उसने कहा है कि हमें सबसे महंगे ऑर्गेनिक फल ही खरीदने हैं। वह मुनाफा कमाने से ज़्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है। तभी आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसने उन दोनों को बातें करते देखा। भाभी, आन्या, तुम लोग फिर से बिजनेस की बातें कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि घर पर काम की बात नहीं होगी, आरव ने बनावटी गुस्से से कहा। हम बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे आरव, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कल अक्षरा का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि वर्कशॉप की नई जापानी मशीनें कल पहुंच रही हैं। आरव के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। जापानी मशीनें, 14 लाख, और अब स्नोवी स्काई में भी खर्च शुरू हो गया है। इस बार 80 लाख का सपना पूरा होकर रहेगा। एक नई मुसीबत का आगाज। अगली सुबह जैसे ही आरव ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि विवेक वहां खड़ा था। विवेक को स्नोवी स्काई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन वह आज मेन ऑफिस आया था। विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने सशंकित होकर पूछा। सर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, विवेक ने उत्साह से कहा। स्नोवी स्काई के पुराने गेम तियानालोंग में, जिसका सर्वर हमने अभी अपग्रेड किया था, वहाँ रक्तपात नाम के एक खिलाड़ी ने 5 लाख रुपये की इन गेम खरीदारी, इन गेम परचेस की है। और उसे देखकर और भी खिलाड़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। आरव के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटते छूटते बचा। क्या 5 लाख? एक खिलाड़ी ने? हाँ सर, और वह खिलाड़ी कोई और नहीं, वही छात्र है जिसका अकाउंट आकाश ने रिकवर किया था। ऐसा लगता है कि गेम की नई अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स क्वालिटी जो आपने अभी अपडेट करवाई थी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आरव का सिर घूमने लगा। उसने पैसा खर्च किया था ताकि सिस्टम फंड कम हो, लेकिन उस खर्च ने गेम की क्वालिटी इतनी बढ़ा दी कि लोग अब उस पर और ज़्यादा पैसा लुटा रहे थे। नहीं,
यह नहीं हो सकता, मैं पैसा फेंक रहा हूं और वह वापस आ रहा है। आरव ने लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी पकड़ी। विवेक, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। विवेक मुस्कुराते हुए चला गया। उसे लगा कि आरव सर इस कामयाबी से अवाक रह गए हैं। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। दूर वर्कशॉप में नई मशीनें उतारी जा रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। सिस्टम, क्या तू मुझसे मज़े ले रहा है? मैं गरीब क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्या आरव का स्नोवी स्काई वाला दांव उसे और भी अमीर बना देगा? क्या वह 16 लाख खर्च करने के चक्कर में 50 लाख का मुनाफा कमा लेगा? अध्याय 56। इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। ठीक है, आरव सर। आरव की बात सुनकर प्रतीक ने तुरंत सहमति जताई। हालांकि उसके दिल में विचारों का तूफान उठने लगा था। इतने बड़े वित्तीय सहयोग और बजट के साथ वह अब अपने पिछले कुछ उन कठिन गेम सेटिंग्स और फीचर्स को आजमा सकता था जिन्हें उसने असंभव मानकर छोड़ दिया था। मूल रूप से उसका इरादा गेम के लॉन्च होने तक इंतजार करने का था ताकि खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखी जा सके और फिर तय किया जा सके कि उन्हें जोड़ना है या नहीं। लेकिन अब आरव सर के खुले समर्थन और 16 लाख के अतिरिक्त बजट के बाद उसे लगा कि वह इन्हें समय से पहले ही जोड़ सकता है। ठीक है, तुम लोग काम में लगे रहो, मैं अब निकलता हूँ। आरव अपनी कुर्सी से उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। चूंकि पैसा पहले ही खर्च सिस्टम की नज़र में निवेश हो चुका था, इसलिए उसे अब यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह 16 लाख रुपये ऐसी जगह लगे जहाँ से वापस आने की उम्मीद न हो। प्रतीक ने जब आरव सर को जाते देखा तो वह जल्दी से बोला, 1 मिनट रुकिए आरव सर, क्या कुछ और भी है? आरव मुड़ा और प्रतीक की ओर देखा। आरव का सवाल सुनकर प्रतीक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। सर, एक बात है, और वह भी बहुत बड़ी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? आरव ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। पिछले कुछ समय के उसके कड़वे अनुभवों ने उसे सिखाया था कि इन लोगों की तरफ से आने वाली खुशखबरी असल में उसके लिए किसी बड़ी मुसीबत की दस्तक होती थी। ये हमारे तियानलोंग गेम के बारे में है। हाल ही में खिलाड़ियों की संख्या प्लेयर ट्रैफिक में अचानक जबरदस्त उछाल आया है और कई पुराने और नए खिलाड़ियों ने गेम के अंदर भारी खरीदारी इन गेम परचेसेस करना शुरू कर दिया है। इस मोड़ पर तियानलोंग ने आखिरकार मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो मुनाफा निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगा। बेशक ये सब आरव सर की शानदार और दूरदर्शी रणनीतियों का नतीजा है। सबसे पहले आपने अमीर खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाई, फिर आपने दुर्लभ उपकरणों इक्विपमेंट ड्रॉप रेट के मिलने की दर को न्यूनतम पर सेट कर दिया, जिससे उनके लिए उपकरण पाना नामुमकिन हो गया। अंत में उन्हें मजबूरन दूसरों की मदद लेनी पड़ी। सर, आपकी वह चाल वाकई कमाल की थी। प्रतीक खुद से ही बातें कर रहा था और उसकी आंखों में आरव के लिए अगाध श्रद्धा और प्रशंसा थी। इस दौरान रोहन तियानलोंग गेम की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा था। उसने यहाँ तक कि कंपनी के गेम अकाउंट का इस्तेमाल करके गेम में प्रवेश किया था और खुद खिलाड़ियों से पूछताछ की थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, और उसे ये भी समझ आ गया था कि आरव सर उन गेम अकाउंट्स के साथ असल में क्या कर रहे थे। उसे लगा कि आरव सर व्यक्तिगत रूप से एक गेम प्रमोटर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने पहले भी गेम प्रमोटर रखे थे, लेकिन वे केवल उपभोग कंजम्पशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जब से गेम घाटे में जाने लगा था, उन्होंने प्रमोटरों को हटा दिया था क्योंकि उन्हें काम पर रखने में भी पैसा खर्च होता था। आरव प्रतीक की बातें सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया। मेरी रणनीतियां शानदार हैं, मैंने किया क्या है? साथ ही तियानलोंग का मुनाफे में वापस आना, ये सब क्या हो रहा था? 1 मिनट रुको, तियानलोंग के मुनाफे में आने का असली चक्कर क्या है? प्रतीक ने आरव के चेहरे पर छाई उलझन को देखा और उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसे लगा कि आरव सर ने व्यक्तिगत रूप से तियानलोंग में जान फूंकी है और अब वे ऐसे जता रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसे ही शायद कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अपना काम करके अपनी उपलब्धियों और नाम को छिपा लेना। हालांकि चूंकि आरव सर इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो प्रतीक ने भी उन्हें और कुरेना ठीक नहीं समझा। उसने सहयोग करने का नाटक किया और पूरी कहानी दोबारा विस्तार से सुनाई। प्रतीक के मुंह से पूरी कहानी सुनने के बाद आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गया और मेज का सहारा लिया ताकि वह गिर न जाए। तियानलोंग मुनाफे में है और इसका असली मास्टरमाइंड मैं खुद हूँ। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। आरव धीरे धीरे होश में आया और उसने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसने अभी अभी पूरा गणित सुलझाया था। स्थिति शायद उतनी गंभीर नहीं थी जितनी वह सोच रहा था। जो लोग अभी गेम में प्रवेश कर रहे थे वे सभी गोल्ड फॉर्मर्स, पैसे के लिए गेम खेलने वाले थे। ये लोग असल में गेम खेलने के शौकीन नहीं थे, वे तो बस राक्षसों को मारकर मिलने वाले दुर्लभ उपकरणों को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। हालांकि वह अमीर खिलाड़ी जो इन उपकरणों को खरीद रहा था, वह अनंत काल तक खरीदारी नहीं कर सकता।
एक बार जब उस अमीर खिलाड़ी के पास पर्याप्त उपकरण हो जाएंगे और कोई और खरीदार नहीं बचेगा तो ये गोल्ड फॉर्मर्स धीरे धीरे गेम छोड़कर चले जाएंगे। उस समय तियानलोंग फिर से अपनी पुरानी घाटे वाली स्थिति में लौट आएगा। ये सब समझने के बाद आरव ने आखिरकार चैन की सांस ली। आरव सर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? प्रतीक ने आरव को खामोश देखकर दबे स्वर में पूछा। आरव ने अपनी नज़रें उठाईं। वह कुछ कहना चाहता था पर उसने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। अंत में बिना कुछ बोले वह अक्षरा के साथ सीधे स्नोवी स्काई के दफ्तर से बाहर निकल गया। उसे अचानक एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। उसने सिर्फ मज़े के लिए गेम खेला था और गेम लगभग जिंदा हो गया। अगर वह अब कोई और निर्देश देता है तो क्या वह गलती से गेम को पूरी तरह से सुपरहिट बना देगा? ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सोचने के बाद उसे लगा कि अब हस्तक्षेप न करना ही सबसे बेहतर है। वैसे भी एक बार जब वह अमीर खिलाड़ी रक्तपात अपनी ज़रूरत का सामान जुटा लेगा तो वे स्टूडियो और गोल्ड फॉर्मर्स खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। सबसे अच्छा है कि इस मामले को कोल्ड ट्रीटमेंट अनदेखा करना दिया जाए। प्रतीक ने अपना सिर खुजलाया। आरव सर के चेहरे के उन उलझन भरे भावों को देखकर वह पूरी तरह भ्रमित था। आरव सर का आखिर मतलब क्या था? उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि तियानलोंग की इस नई लहर को कैसे संभालना है। उसने काफ़ी देर तक दिमाग लगाया लेकिन आरव सर का मतलब नहीं समझ पाया। हार मानकर उसने विवेक की मदद लेने का फैसला किया। पूरे स्नोवी स्काई गेम्स में शायद केवल विवेक ही आरव सर के गूढ़ संकेतों को समझ सकता था। थोड़ी देर बाद विवेक अंदर आया। मैनेजर प्रतीक, क्या कोई खास बात है? आरव सर अभी यहाँ थे, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। क्या वे तुम्हारे साथ नए प्रोजेक्ट पर चर्चा करने नहीं आए थे? मैंने तो अभी अभी गेमिंग इंडस्ट्री को समझना शुरू किया है। अगर यह प्रोजेक्ट के बारे में है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, विवेक ने कहा। यह नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, ये तियानलोंग गेम के बारे में है। प्रतीक ने सारी स्थिति समझाई और फिर विवेक की ओर देखा। तुम बताओ, आरव सर के उस मौन व्यवहार और अजीब भावों का आखिर क्या मतलब था? ओह, तो ये बात है। प्रतीक की बात सुनने के बाद विवेक के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उसे कोई दिव्य ज्ञान मिल गया हो। यह मामला असल में बहुत सरल है। क्या तुम्हें पता चल गया कि आरव सर क्या चाहते हैं? प्रतीक ने हैरानी से विवेक को देखा। उसने इतनी देर तक सोचा था और फिर भी उसे समझ नहीं आया था कि आरव सर का वह आखिरी हाव भाव क्या था, और विवेक ने सिर्फ एक बार सुनकर ही उनका इरादा समझ लिया। विवेक ने प्रतीक की हैरानी को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और फिर विश्लेषण करना शुरू किया। देखो, तियानलोंग की वर्तमान बेहतरीन स्थिति क्या आरव सर के अकेले के प्रयासों का परिणाम नहीं है? हाँ बिल्कुल है, प्रतीक ने सहमति में सिर हिलाया। तियानलोंग का मुनाफा पूरी तरह से आरव सर के व्यक्तिगत प्रमोटर बनने और गेम में बदलाव करने की वजह से था। इसमें कोई शक नहीं था। तो फिर अगर आरव सर ने गेम को इस हद तक बदल दिया है और उसे मुनाफे की राह पर खड़ा कर दिया है तो क्या तुम्हारा उनसे ये पूछना उचित है कि आगे क्या करना है? विवेक ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ जारी रखा। बॉस आखिर बॉस होता है। वह हमें रास्ता दिखा सकता है, वह हमें एक सामान्य दिशा दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उस दिशा के अनुसार लगातार शोध करना और आगे बढ़ना हमारा काम है। वरना अगर बॉस को ही सब कुछ व्यक्तिगत रूप से करना पड़े तो हमारे होने का क्या मतलब है? आरव सर का वह मौन असल में एक संदेश था कि उन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है। अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम इसे अगले स्तर पर ले जाओ। विवेक ने धीरे से अपनी बात खत्म की और प्रतीक की ओर देखा। ये सुनते ही प्रतीक की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। वह समझ गया। हाँ, वह कंपनी का मैनेजर और गेम का मुख्य योजनाकार था। आरव सर ने खामोशी से तियानलोंग को इस मुकाम पर पहुंचा दिया था और वह अभी भी बच्चों की तरह पूछ रहा था कि आगे क्या करें। जाहिर है आरव सर को ये बचकाना लगा होगा और इसीलिए वे चुपचाप चले गए। अब उसे जो करना था वह था तियानलोंग को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना और इसे बाजार का नंबर 1 गेम बनाना। ये सोचकर प्रतीक उत्साह से भर गया। आरव की नई चिंता और आन्या का सरप्राइज। आरव जब वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका मन बहुत अशांत था। अक्षरा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनजाने में अमीर बनता जा रहा हूं? उसने अपनी कुर्सी पर धंसते हुए पूछा। अक्षरा ने उसकी ओर देखा और नम्रता से कहा, सर, आपकी मेहनत और आपके नेक इरादे ही सफलता की वजह हैं। आप कर्मचारियों के लिए इतना सोचते हैं तो कुदरत आपको फल दे रही है। आरव ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। नेक इरादे? मैं तो बस दिवालिया होना चाहता हूँ। तभी उसका फ़ोन बजा। यह आन्या थी। भाई, आप कहाँ हैं? जल्दी घर आइए। आज किरण भाभी ने आपके लिए आपकी पसंदीदा पूरन पोली बनाई है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। आरव ने एक ठंडी सांस ली। आ रहा हूँ आन्या। घर पहुँचते ही आरव को पूरन पोली की भीनी भीनी खुशबू आई। किरण भाभी रसोई में व्यस्त थीं और आन्या उत्साह से ड्राइंग रूम में उछल रही थी। भाई, आपको पता है,
हमारे जो जूस के आर्डर्स थे उनमें से एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने हमसे संपर्क किया है। वे चाहते हैं कि आने वाले पूरे शादी के सीज़न में हम उनके सभी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को अपने ऑर्गेनिक जूस सप्लाई करें। आरव का निवाला गले में अटक गया। क्या शादी का सीज़न? आन्या, हमारे पास उतना फल और उतने कर्मचारी नहीं हैं। यही तो बात है भाई। उन्होंने हमें पहले ही 5 लाख रुपये का एडवांस देने की पेशकश की है ताकि हम अपनी क्षमता बढ़ा सकें। मैंने सोचा कि क्यों ना हम 2 और नए रेफ्रिजरेटेड ट्रक खरीद लें। आरव की आंखों में एक चमक आई। नया ट्रक मतलब और खर्च? हाँ आन्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें 2 नहीं बल्कि 4 सबसे महंगे और अत्याधुनिक ट्रक खरीदने चाहिए। और हाँ, उन ट्रकों पर हमारी कंपनी का लोगो बहुत शानदार होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, क्वालिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। आरव को लगा कि यहाँ वह अपना पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन वह ये भूल गया कि ये ट्रक और ये कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य में उसे और भी ज़्यादा मुनाफा कमा कर देंगे। अगली सुबह वर्कशॉप में मशीनों का आगमन। अगले दिन क्लथिंग फैक्ट्री के वर्कशॉप में उत्सव का माहौल था। जगदीश और आदित्य बड़े बड़े ट्रकों के साथ खड़े थे। उन ट्रकों में 14 लाख रुपये की जापानी सिलाई मशीनें लदी हुई थीं। कर्मचारी उत्साह से मशीनों को उतरते देख रहे थे। देखो, आरव सर ने हमारे लिए सबसे अच्छी मशीनें मंगाई हैं, एक कर्मचारी ने कहा। आरव भी वहां पहुंचा। वह देखना चाहता था कि उसका पैसा कैसे खर्च हो रहा है। जगदीश, ये मशीनें चालू होने में कितना समय लेंगी? सर, 2 दिन में हम इन्हें सेट कर देंगे। और सर, आपने जो फ्लो क्लीनिंग रोबोट और गीगाबिट इंटरनेट की बात की थी, आदित्य ने वो भी हॉस्टल में लगवा दिए हैं। कर्मचारी इतने खुश हैं कि वे कह रहे हैं कि वे रात दिन काम करने को तैयार हैं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। रात दिन काम? नहीं, मुझे तो उन्हें आराम करने के लिए कहना था। नहीं जगदीश, कोई भी रात में काम नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा है, अवैध ओवरटाइम की सख्त मनाही है। मशीनें आ गई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग खुद को थका दो। सबको उचित आराम मिलना चाहिए। कर्मचारियों ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि आरव सर जैसा मालिक मिलना पिछले जन्म के पुण्यों का फल है। विवेक और प्रतीक का नया मास्टर प्लान। उधर स्नोवी स्काई के ऑफिस में विवेक और प्रतीक एक बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे। विवेक भाई, आरव सर ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब हमें त्यानलोंग को केवल एक गोल्ड फार्मिंग गेम नहीं रहने देना है। हमें इसे एक ऐसा ई स्पोर्ट्स लेवल का गेम बनाना है कि लोग इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दें, प्रतीक ने जोश से कहा। बिल्कुल सही, हम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करेंगे, त्यानलोंग महाकुंभ। इसके लिए हम 10 लाख रुपये का इनाम रखेंगे और इसका विज्ञापन पूरे देश में करेंगे। आरव सर ने हमें जो 16 लाख दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल इसी में करेंगे। विवेक की आंखों में कामयाबी की चमक थी। लेकिन क्या आरव सर मानेंगे? प्रतीक ने पूछा। मानेंगे क्या? उन्होंने ही तो हमें इस तरफ इशारा किया है। क्वालिटी गेम और हाई स्पीड सर्वर का मतलब क्या है? यही कि हम गेम को बड़े स्तर पर ले जाएं। वे बस चाहते हैं कि हम खुद पहल करें, विवेक ने विश्वास के साथ कहा। उन्हें क्या पता था कि आरव ने वो पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि वह सिस्टम का फंड खत्म कर सके और अमीर बन सके। पर यहाँ तो उसके कर्मचारी उस पैसे से आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आरव की जीत या हार। रात को आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपनी डायरी में खर्चों का हिसाब लगाया। जापानी मशीनें 14 लाख, हॉस्टल अपग्रेड 2 लाख, नए ट्रक एडवांस 4 लाख, स्नोवी स्काई बजट 16 लाख, कुल खर्च 36 लाख। आरव मुस्कुराया। इस महीने का बजट तो लगभग साफ हो गया है। अब बस कुछ ही दिन और फिर सेटलमेंट होगा और मैं अपनी निजी संपत्ति में 80 लाख रुपये देखूंगा। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सिस्टम अलर्ट, आपकी कंपनी आरव क्लथिंग को नगर पालिका से उत्कृष्ट सेवा का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये। साथ ही आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने के कारण त्यानलोंग गेम के शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आरव ने फ़ोन पटक दिया और बिस्तर पर गिर गया। ये नामुमकिन है, मैं जितना फेंक रहा हूँ उससे दुगना वापस आ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं सच में गरीब हो सकूं? बाहर चांदनी रात थी और आरव के कर्मचारी भविष्य की बड़ी जीत के सपने देख रहे थे। लेकिन आरव, जो दुनिया की नज़रों में सबसे अमीर और महान बनने की राह पर था, वह अंदर ही अंदर खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। क्या विवेक और प्रतीक का महाकुंभ आरव के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या आरव 10 लाख का इनाम देकर खुद को बचा पाएगा, या फिर यह इनाम उसे और भी बड़ा मुनाफा दे जाएगा? अध्याय 57, त्यानलोंग का पुनर्जन्म होकर रहेगा। मैं अब सब समझ गया हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आरव ने मेरा तबादला यहाँ इसीलिए तो किया है ताकि हम मिलकर काम कर सकें और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। विवेक ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वह अब स्नोवी स्काई के माहौल में पूरी तरह ढल चुका था।
जी हाँ, मिलकर काम करना है, प्रतीक ने सहमति में सिर हिलाया। उसके अंदर अब एक नया जोश था। उसने तुरंत रोहन को केबिन में बुलाया। वह त्यानलोंग गेम की किस्मत बदलने के लिए अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर बाद रोहन ऑफिस पहुंचा। मैनेजर प्रतीक, आपके क्या आदेश हैं? मैंने तुम्हें त्यानलोंग की वर्तमान स्थिति को गहराई से समझने के लिए बुलाया है। तुम पिछले कुछ दिनों से इस पर नज़र रख रहे हो, है ना? जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे विस्तार से बताओ, प्रतीक ने गंभीरता से कहा। ओह, मैं त्यानलोंग के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। रोहन की आंखों में चमक आ गई। पिछले 2 दिनों से ऑफिस के बाद भी वह त्यानलोंग की बारीकियों को समझने के लिए रोज़ घंटों गेम खेल रहा था। समस्या बस इतनी थी कि आरव सर के नए अपडेट के बाद गेम में कीमती सामान मिलने की दर ड्रॉप रेट बहुत ही कम हो गई थी। रोहन ने त्यानलोंग की स्थिति का पूरा ब्यौरा देना शुरू किया। सर, अभी स्थिति यह है कि गेम में आने वाला लगभग हर नया खिलाड़ी गोल्ड फॉर्म पैसे के लिए खेलने वाला है। वे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि राक्षसों को मारकर कीमती उपकरण इक्विपमेंट जुटा सकें और उन्हें असली पैसों में बेच सकें। रोहन की बात सुनकर प्रतीक गहरे विचार में डूब गया। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं। ऐसा लगता है कि गेम को वास्तव में पुनर्जीवित करने की कुंजी यह है कि हम इन गोल्ड फॉर्मिंग करने वाले खिलाड़ियों को असली खिलाड़ियों में कैसे बदलें। हमें उन्हें गेम के मजे के लिए रोकना होगा, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। विवेक, जो चुपचाप सुन रहा था, बोला, देखो, मैं गेम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बाजार और मनोविज्ञान की मुझे समझ है। गेम अभी इतने खिलाड़ियों को इसलिए आकर्षित कर पा रहा है क्योंकि कोई अमीर खिलाड़ी रक्तपात उन उपकरणों को खरीदने के लिए पैसा बहा रहा है। लेकिन अगर खरीदने वाले गायब हो गए तो ये फॉर्मर्स भी गेम छोड़ देंगे। इसलिए हमें हमेशा खरीदारों के समूह पर नज़र रखनी होगी। अगर वे खरीदारी बंद कर देते हैं तो हमें खुद अपने फंड का इस्तेमाल करके उन उपकरणों को वापस खरीदना होगा। बेशक हमें बहुत ऊंची कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ार रुपये भी काफ़ी होंगे। जब तक इन गोल्ड फॉर्मर्स को पता रहेगा कि कोई न कोई अब भी उनके सामान को खरीदने के लिए तैयार है, वे गेम में बने रहेंगे। यह एक लिक्विडिटी नकदी प्रवाह जैसा होगा। विवेक ने आगे जोड़ते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि आरव सर ने ड्रॉप रेट को न्यूनतम पर रखने का आदेश क्यों दिया था। जब सामान मिलना मुश्किल होगा तभी उसकी कीमत बनी रहेगी और अमीर खिलाड़ियों के लिए पूरा सेट इकट्ठा करना एक चुनौती होगी। आरव सर ने ये सब बहुत पहले ही सोच लिया था। प्रतीक ने विवेक की बात पर सहमति जताई। आरव सर ने अभी नए प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया है, उन्होंने साफ कहा है कि अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल दूसरे गेम्स के संचालन ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। अगर खरीदार कम होते हैं तो हम उस फंड से खुद सामान खरीद लेंगे। इसके अलावा हम ड्रॉप रेट के साथ और भी खेल सकते हैं। हम कुछ खास उपकरणों को एक निश्चित समय के लिए जीरो ड्रॉप रेट पर डाल सकते हैं, यानी वह चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, गिरेगा ही नहीं। इससे सामान की कमी बनी रहेगी और खरीदारों का उत्साह भी। इस मोड़ पर उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके विचार अब एक दिशा में बह रहे थे। रोहन ने भी अपना सुझाव दिया, पिछले 2 दिनों में गेम खेलते हुए मैंने महसूस किया कि कई पुराने खिलाड़ी गेम छोड़ चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि गेम के अंतिम चरण में पे टू विन, पैसे दो और जीतो, बहुत ज़्यादा है। मध्यम और निम्न स्तर के खिलाड़ियों के पास कोई अनुभव या मज़ा नहीं बचता। अगर हम इस पे टू विन सिस्टम को संतुलित कर दें और गेम में कुछ नयापन जोड़ें तो वे पुराने खिलाड़ी वापस आ सकते हैं। प्रतीक ने रोहन की बात को आगे बढ़ाया, बिल्कुल। इसीलिए आरव सर ने आखिरी सेट को पैसों के बजाय ड्रॉप राक्षसों से मिलने वाला पर रखा था। हम मुफ्त उपकरणों का एक नया बैच तैयार कर सकते हैं जो सीधे उन महंगे उपकरणों की जगह ले सके जिन्हें लोग पैसे देकर खरीदते हैं। फिर हम इन मुफ्त उपकरणों के मिलने की दर को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि नए खिलाड़ी जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकें। लेवलिंग के साथ भी यही करेंगे। जो खिलाड़ी बहुत पीछे रह गए हैं उन्हें शुरुआती राक्षसों को मारने पर ज़्यादा अनुभव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ताकि वे जल्दी से बड़े खिलाड़ियों के बराबर आ सकें। जब प्रतीक ने अपनी बात खत्म की तो विवेक ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। महंगे नोबल अमीर उपकरणों की जगह मुफ्त उपकरण देना तो ठीक है, लेकिन हमें उन अमीर खिलाड़ियों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा जिन्होंने लाखों खर्च किए हैं। अगर 1 लाख का सेट आसानी से रिप्लेस हो गया तो वे चिढ़ जाएंगे। मेरा सुझाव है कि 1 लाख वाले सेट के विकल्प के रूप में जो मुफ्त उपकरण होगा उसका ड्रॉप रेट काफ़ी कम रखा जाए ताकि वह इतनी आसानी से न मिले। प्रतीक ने सिर हिलाया, सही कहा, हम अमीर खिलाड़ियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें खास महसूस कराना होगा। हम उनके लिए कुछ विशेष कॉस्मेटिक कपड़े स्किन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कपड़े उनकी ताकत तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उनके कैरेक्टर का रूप और उनके स्किल्स के एनिमेशन इफेक्ट्स को पूरी तरह बदल देंगे। ये कपड़े उनके नोबल लेवल के हिसाब से सीधे उनके इन गेम मेलबॉक्स में भेज दिए जाएंगे। इस तरह गेम का संतुलन भी बना रहेगा और अमीर खिलाड़ियों की शान भी। रोहन ने उत्साहित होकर एक और सुझाव दिया, त्यानलों के कैरेक्टर्स अभी बहुत सीमित हैं।
हमें नए प्रोफेशन पेशा जोड़ने चाहिए, जैसे जादूगर, वॉलॉक, तीरंदाजा, आर्चर और योद्धा। हर प्रोफेशन की अलग भूमिका होगी और वे एक दूसरे के पूरक होंगे। फिर हम कुछ सुपर बॉस बनाएंगे जिन्हें केवल टीम बनाकर ही मारा जा सके। उन बॉसों से ऐसे इनाम मिलेंगे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। प्रतीक और विवेक ने तालियां बजाईं। इस योजना के साथ तियानलोंग वाकई एक नया मोड़ लेने वाला था। अंत में प्रतीक ने मेज को थपथपाते हुए कहा, तो तय रहा। सबसे पहला काम गेम के संतुलन को ठीक करना है। कंपनी में अभी 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। मैंने फैसला किया है कि केवल कुछ बुनियादी लोगों को नए प्रोजेक्ट पर छोड़ेंगे और बाकी सभी को तियानलोंग के इस कायाकल्प मिशन में लगा देंगे। प्रतीक खड़ा हो गया, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस बार तियानलोंग को उसके शिखर पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। आरव की अनजानी बेचैनी। उधर क्लथिंग फैक्ट्री में यश ने धीरे से गाड़ी कंपनी के गेट पर पार्क की। जैसे ही आरव कार से नीचे उतरा, उसे अचानक 2 तेज छींकें आईं। अरे क्या हुआ सर, कहीं सर्दी तो नहीं लग गई? यश ने चिंता से पूछा। आरव ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, नहीं यश भाई, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीठ पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है। उसे क्या पता था कि जिस स्नोवी स्काई को वह पैसा डुबाने के लिए फंड दे रहा था, वहां उसके सबसे वफादार गद्दार तियानलोंग को भारत का सबसे बड़ा गेम बनाने की तैयारी कर चुके थे। आरव अपने ऑफिस पहुंचा, जहां अक्षरा पहले से ही कुछ फाइलों के साथ इंतजार कर रही थी। सर, जापानी मशीनों का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। जगदीश भाई कह रहे हैं कि कल से उत्पादन प्रोडक्शन 2 गुना हो जाएगा। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। 2 गुना? अक्षरा, मैंने कहा था ना कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। 2 गुना माल मतलब 2 गुना सिरदर्द। लेकिन सर, बाजार में हमारी डिमांड ही इतनी है। विवेक भाई ने कल ही 5 लाख के नए ऑर्डर्स भेजे हैं। आरव कुर्सी पर गिर गया। वह जितना पैसा खर्च करने की कोशिश करता, उसका बिजनेस उतना ही तेजी से फैलता जा रहा था। अक्षरा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं बस शांत बैठ सकूं और कोई मुझे यह न कहे कि सर, मुनाफा हुआ है? अक्षरा मुस्कुराई। सर, आप बहुत मजाकिया हैं। दुनिया अमीर बनने के लिए मरती है और आप हैं कि। खैर, आज शाम को आन्या का फ़ोन आया था। वह कह रही थी कि किरण भाभी ने घर पर सबके लिए दावत रखी है क्योंकि आपकी कंपनी को बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिलने वाला है। आरव ने एक लंबी आह भरी। अवार्ड? अब तो अवार्ड्स भी पीछा नहीं छोड़ रहे। लगता है मुझे अपनी बर्बादी की योजना और भी खतरनाक बनानी होगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जो इन सबको हिलाकर रख देगा। लेकिन फिलहाल उसे उन मशीनों के बिल पास करने थे जो उसने अपनी जेब खाली करने के लिए मंगवाई थीं। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, जहां कर्मचारी नए हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे थे। उनके चेहरों की खुशी देखकर उसे एक पल के लिए सुकून तो मिला, लेकिन फिर उसे अपने सिस्टम बैलेंस की याद आ गई जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आन्या और किरण की नई योजना। शाम को घर पर दावत का माहौल था। किरण भाभी ने मेज पर लजीज पकवान सजा दिए थे। आरव, तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, किरण ने आरव की थाली में पूरियां परोसते हुए कहा। भाभी, बस थोड़ा थक गया हूं, आरव ने झूठ बोला। आन्या ने उत्साह से कहा, भाई, मैंने और भाभी ने सोचा है कि क्यों न हम अपनी कंपनी के नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू करें। हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा दान करेंगे। इससे हमारी कंपनी की साख और बढ़ेगी। आरव के कान खड़े हो गए। दान यानी पैसा बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा? ये तो बेहतरीन आइडिया है। आन्या, यह अब तक का सबसे अच्छा सुझाव है, आरव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हम कल ही आरव फाउंडेशन की शुरुआत करेंगे। और सुनो, हम छोटा मोटा दान नहीं करेंगे, हम करोड़ों रुपये शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। आन्या और किरण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उन्हें लगा कि आरव का दिल वाकई सोने का है। आरव मन ही मन नाच रहा था। चलो, कम से कम यहाँ तो पैसा डूबेगा। कोई मुनाफा नहीं, कोई रिटर्न नहीं, बस शुद्ध खर्चा। लेकिन वह ये भूल गया था कि साख, रेप्यूटेशन बिजनेस में सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जितना वह दान करेगा, लोग उतना ही उसकी कंपनी के कपड़े खरीदेंगे और उतना ही उसका मुनाफा बढ़ेगा। तियानलोंग का नया अवतार। उधर स्नोवी स्काई में पूरी रात काम चला। प्रतीक और उसकी टीम ने गेम के कोड में बड़े बदलाव किए। नए मुफ्त सेट के मॉडल तैयार किए गए, नए ग्राफिक्स जोड़े गए और सर्वर की क्षमता बढ़ाई गई। कल जब सर्वर रीस्टार्ट होगा तो दुनिया एक नया तियानलोंग देखेगी, प्रतीक ने कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा। और आरव सर को हम ये सरप्राइज देंगे। वे बहुत खुश होंगे कि उनका निवेश बेकार नहीं गया, रोहन ने जोड़ा। विवेक ने खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। ये तो बस शुरुआत है। तियानलोंग का पुनर्जन्म भारत के गेमिंग इतिहास में एक मिसाल बनेगा। और इस मिसाल के पीछे केवल एक ही आदमी का विजन है, आरव। अगली सुबह जब आरव सोकर उठा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बर्बादी का फंड एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दे चुका है जो जल्द ही फटने वाला था।
जैसे ही तियानलोंग के सवाल लाइव हुए, लाखों पुराने खिलाड़ियों को नोटिफिकेशन मिला, तियानलोंग अब नए अवतार में। पेटू विन खत्म, स्किल्स का राज शुरू। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना आरव ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की थी। क्या तियानलोंग की यह नई लहर आरव के दिवालिया होने के प्लान को पूरी तरह तबाह कर देगी? क्या आरव फाउंडेशन का दान उसे और भी लोकप्रिय बना देगा? अध्याय 58, जीत में अहंकार नहीं, हार में निराशा नहीं। आरव सर, क्या आपको सर्दी लग गई है? अक्षरा ने आरव को छींकते हुए देखकर कुछ चिंता के साथ पूछा। उसकी आंखें आरव के चेहरे के हर हाव भाव को बारीकी से पढ़ रही थीं। कुछ नहीं अक्षरा, शायद कार का एयर कंडीशनर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा था। मौसम बदल रहा है, बस उसी का असर होगा। आरव ने अपना हाथ हिलाकर बात को टाल दिया और ऑफिस के अंदर कदम बढ़ा दिए। ऑफिस पहुंचते ही आरव ने इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे अपना कंप्यूटर खोला और तियानलोंग गेम में लॉगिन किया। उसने पिछले कुछ दिनों से यह गेम नहीं खेला था और वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसकी पैसा डुबाने की योजना ने इस गेम को किस गर्त में धकेला है। जैसे ही वह गेम में दाखिल हुआ, एक अजीब सा दृश्य उसके सामने था। वह अभी नौसिखिया क्षेत्र नोवस एरिया में प्रकट ही हुआ था कि उसने देखा कि दो खिलाड़ी बड़ी तेजी से उसके पास से गुजरे और सीधे जंगली इलाके विल्डरनेस की ओर भाग गए। यह क्या? आरव थोड़ा दंग रह गया। आमतौर पर नौसिखिया क्षेत्र शमशान जैसी शांति से भरा होता था। वहां किसी खिलाड़ी का दिखना अमावस्या के चांद जैसा था। लेकिन आज उसे गेम में आए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था और वह पहले ही 2 लोगों से मिल चुका था। क्या चीज़ें इतनी जल्दी बदल गई थीं? उसकी नज़र नीचे बाईं ओर के पब्लिक चैट चैनल पर पड़ी। उसने देखा कि जो चैट बॉक्स पहले पूरी तरह खाली रहता था, अब वहां संदेशों की एक निरंतर बाढ़ आ रही थी। मैसेज इतनी तेजी से ऊपर जा रहे थे कि अगले मैसेज के आने से पहले पिछला संदेश पढ़ना नामुमकिन था। उत्सुकतावश उसने चैट चैनल पर क्लिक करके उसे बड़ा किया। अग्निपुत्र स्टूडियो ड्रैगन स्लेयर सेट के हिस्से खरीद रहे हैं, 10,000 प्रति पीस नकद भुगतान। महाकाल बॉस लेवल बढ़ाने के लिए टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, शुल्क 30 रुपये प्रतिदिन। उत्तर नगर गेंडा समूह कैप्टन के नेतृत्व में 24/7 बिना आराम किए राक्षसों को मारने के लिए टीम तैयार है। आप बस पीछे रहें। AFK उपकरण रैंडम तरीके से बांटे जाएंगे। टीम शुल्क 40 रुपये प्रतिदिन, केवल 2 जगह खाली। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आरव ने इन पंक्तियों को देखा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये चैट रूम किसी सुनसान जगह जैसा नहीं, बल्कि मछली बाजार जैसा लग रहा था। चैट रूम बंद करके उसने अपने गेम कैरेक्टर को जंगली इलाके की ओर दौड़ाया। वहां का नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। हर तरफ खिलाड़ी ही खिलाड़ी थे, जो या तो राक्षसों को मार रहे थे या सामान इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस दृश्य को देखकर आरव को पूरी तरह यकीन हो गया, ये गेम अब घाटे में नहीं, बल्कि मुनाफे की मशीन बन चुका था। लेकिन शुक्र है, आरव ने खुद को दिलासा दिया, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए उपकरण जुटा रहे हैं, इन्हें गेम खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही उस अमीर खिलाड़ी रक्तपात की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, ये सब गायब हो जाएंगे और गेम फिर से घाटे में चला जाएगा। हालांकि उसे समझ आ गया था कि अब वह इस गेम में और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ और किया तो पता नहीं ये कर्मचारी उसे कहाँ पहुँचा देंगे। आरव ने मन ही मन सोचा और सीधे गेम से बाहर निकल गया। डेस्कटॉप पर तियानलोंग के आइकन को देखते हुए उसने आखिरकार एक कड़ा फैसला लिया और उसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब और गेम क्यों खेलना? अगर वह खेलता रहा तो उसके 80 लाख रुपए के निजी फंड का सपना मिट्टी में मिल सकता था। आरव सर, आपके लिए पानी। अक्षरा पानी का गिलास लेकर आए और ठीक उसी समय उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी जहां आरव तियानलोंग गेम को डिलीट कर रहा था। उसका दिल आरव के प्रति सम्मान से भर गया। पहले उसने कभी कभी आरव सर को गेम खेलते देखा था और उसे लगा था कि वे शायद बोरियत मिटाने या आराम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज स्नोवी स्काई गेम्स में जो हुआ उसे देखकर वह समझ गई थी कि आरव सर गेम खेल नहीं रहे थे, बल्कि एक डूबते हुए बिजनेस को बचाने का रास्ता खोज रहे थे। आरव सर सफल हुए थे। उन्होंने एक मरे हुए गेम को जिंदा कर दिया था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी आरव सर के चेहरे पर न तो कोई अहंकार था और न ही कोई खुशी। उन्होंने बहुत ही शांति से गेम को डिलीट कर दिया। जीत में अहंकार नहीं, हार में निराशा नहीं। अक्षरा ने सोचा कि यह गुण सीखना उसके लिए अभी बहुत दूर की बात है। आरव सर का व्यक्तित्व वाकई किसी हिमालय की चोटी जैसा महान था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। आरव ने अनमने ढंग से अक्षरा के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक घूंट भरा। थू, यह क्या बना दिया इस बार? ये तो कॉफ़ी जैसा नहीं लग रहा। उसने हैरान होकर अक्षरा की ओर देखा। आरव सर, मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई है, ये काढ़ा है जो आपको सर्दी से बचाएगा। अक्षरा ने जल्दी से सफाई दी। आरव ने अभी कुछ देर पहले 2 बार छींका था और अक्षरा को डर था कि कहीं उसे सच में जुकाम न हो जाए। ओह धन्यवाद, आरव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा।
हालांकि उसे नहीं लगा कि उसे सर्दी है, लेकिन ये काढ़ा एक बचाव की तरह था, तो पीने में कोई बुराई नहीं थी। सिस्टम फंड में बचे हुए कुछ हजार रुपयों को देखकर उसने आखिरकार राहत महसूस की। तियानलोंग तो एक झूठा अलार्म साबित हुआ, लेकिन अब बिजनेस विभाग थोड़ा पेचीदा होता जा रहा था। विवेक, आदित्य और आर्यन, ये तीनों नए लड़के अब रोजाना छोटे छोटे आर्डर्स ला रहे थे। उसे इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना हर 2-3 दिन में 1-2 लाख का ऑर्डर आता रहेगा। अलग से तो यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इकट्ठा होकर यह एक बड़ी रकम बन सकती थी जो उसके सेटलमेंट में बाधा डालती। पर वह क्या कर सकता था? उन्हें काम करने से रोकना सिस्टम के नियमों के खिलाफ वायलेशन था। आरव गहरी सोच में डूब गया। औद्योगिक पार्क, एक नया अवसर। इसी बीच औद्योगिक पार्क इंडस्ट्रियल पार्क के मैनेजर के ऑफिस में मिस्टर लांबा अपने सामने बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर भारी परेशानी थी। मिस्टर सतीश, हमने उस समय समझौता किया था कि अगर आप 5 साल के लिए फैक्ट्री किराए पर लेंगे तो मैं आपको भारी छूट दूंगा। अब आप केवल 2 साल बाद ही छोड़ना चाहते हैं। मैं क्या करूं? इतनी बड़ी 2 मंजिला फैक्ट्री के लिए मुझे नया किराएदार ढूंढना होगा। मिस्टर लांबा ने कहा। लांबा भाई, आप तो जानते ही हैं कि मैं फैक्ट्री छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पिछले 2 सालों की मंदी ने मेरी कमर तोड़ दी है। लगभग 1000 वर्ग मीटर की 2 मंजिला बिल्डिंग का सालाना किराया 6 लाख रुपये है। अब मेरी फैक्ट्री मुनाफा कमाना तो दूर, कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकाल पा रही। मेरे पास किराया देने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं, सतीश ने रोते हुए कहा। सतीश ने जब यह फैक्ट्री ली थी तो वह बड़े बड़े सपनों से भरा था। उसने सोचा था कि वह शहर का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक मंदी और बढ़ते खर्चों ने उसे बर्बाद कर दिया था। मिस्टर लांबा ने सतीश की हालत देखी और एक गहरी सांस ली। वे कई सालों से इस पार्क के मैनेजर थे और उन्होंने ऐसे कई बिजनेसमैन को अर्श से फर्श पर आते देखा था। ठीक है, मैं आपसे 1 महीने का किराया और लूँगा। अगर इस 1 महीने में मुझे कोई नया किराएदार मिल जाता है तो मैं आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी वापस कर दूंगा, वरना मुझे उसमें से कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा, लांबा ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। ठीक है भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सतीश ने सिर झुकाकर कहा। वर्कशॉप में हलचल, पुरानी मशीनों का क्या होगा? दोपहर के समय क्लथिंग फैक्ट्री के वर्कशॉप के बाहर कई बड़े ट्रक आकर रुके। उन पर नई जापानी मशीनें लदी हुई थीं। जगदीश भाई, आप इन लोगों को निर्देश दें कि नई मशीनें अंदर कैसे रखनी हैं। साथ ही पुरानी मशीनों को बाहर निकालकर लाइन से लगवा दीजिए, आदित्य, लीशेंट ने ट्रक से उतरते हुए कहा। मैंने एक ऐसी कंपनी से संपर्क किया है जो पुरानी मशीनें रिसाइकल करती है। वे शायद इन पुरानी मशीनों के लिए हमें 1 लाख रुपये दे देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आरव सर की मंजूरी लेनी होगी। जगदीश ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम जाकर सर से बात कर लो। जगदीश ने तुरंत फोकलिफ्ट ड्राइवर को निर्देश देना शुरू किया। वर्कशॉप में मशीनों के आने जाने का शोर गूंजने लगा। आरव का नया खर्च और एक मास्टर प्लान। आदित्य ने आरव के केबिन में दस्तक दी। आरव सर, क्या सारी मशीनें आ गई हैं? आरव ने पूछा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और आरव के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया। जी सर, सारी मशीनें आ गई हैं। हॉस्टल में क्लीनिंग रोबोट और इंटरनेट का काम भी पूरा हो गया है। पर सर, 2 ज़रूरी बातें आपसे करनी हैं। क्या? आरव ने दिलचस्पी दिखाई। पहली बात उन पुरानी मशीनों के बारे में है जो हमने हटाई हैं। एक कबाड़ी वाली कंपनी उनके लिए हमें 1 लाख रुपये देने को तैयार है। क्या मैं वो सौदा पक्का कर दूं? आरव की आंखें चमक उठीं। 1 लाख रुपये का मुनाफा? बिल्कुल नहीं, नहीं आदित्य, हम वो मशीनें नहीं बेचेंगे। वे पुरानी ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी काम कर सकती हैं। उन्हें बेचने से हमें केवल 1 लाख मिलेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें दान कर दें तो किसी का भला होगा। तुम उन मशीनों को पास के उस व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को दान कर दो जहां गरीब बच्चे सिलाई सीखते हैं। आदित्य दंग रह गया। आरव सर मुनाफे के बजाय दान को प्राथमिकता दे रहे थे। सर, आप वाकई महान हैं। आरव ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। उसे महानता से कोई मतलब नहीं था, उसे बस उस 1 लाख रुपये को अपनी कंपनी के खातों में आने से रोकना था। अब दूसरी बात बताओ, आरव ने पूछा। सर, औद्योगिक पार्क के मैनेजर मिस्टर लांबा का फ़ोन आया था। हमारे पड़ोस वाली जो बड़ी फैक्ट्री है, वो 2 मंजिला वाली, वह खाली हो रही है। उसका किराया 6 लाख सालाना है। लांबा जी पूछ रहे थे कि क्या हम अपनी वर्कशॉप का विस्तार करना चाहेंगे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। 2 मंजिला फैक्ट्री, 6 लाख किराया, और विस्तार का मतलब है कम से कम 50 नए कर्मचारी, और भी मशीनें, और भी फर्नीचर, यानी करोड़ों का खर्च। ये तो कुदरत का करिश्मा था। वह कब से पैसा उड़ाने का रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता खुद चलकर उसके पास आया था। आरव ने एक गंभीर चेहरा बनाया, जैसे वह बहुत सोच समझकर फैसला ले रहा हो। आदित्य, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है।
हमारे पास नई मशीनें आ गई हैं, लेकिन जगह कम है। हमें उस फैक्ट्री की ज़रूरत है। जाओ, मिस्टर लांबा से कहो कि हम वह फैक्ट्री किराए पर लेंगे। और सिर्फ किराए पर नहीं, हम उसे स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप बनाएंगे। वहाँ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी, कर्मचारियों के लिए एक कैफेटेरिया होगा और वहाँ का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल जैसा होगा। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। आरव सर, आप जैसा विजनरी बॉस मिलना खुशनसीबी है। मैं अभी जाकर बात करता हूँ। आदित्य के बाहर निकलते ही आरव ने अपनी कुर्सी पर एक छोटा सा डांस किया। हाँ, यही है वो मौका। 6 लाख किराया, करोड़ों का इंटीरियर और ढेर सारे कर्मचारियों का वेतन। इस बार तो सिस्टम फंड का बैलेंस जीरो होकर ही रहेगा। 80 लाख रुपये। मैं आ रहा हूँ। आन्या और किरण का सरप्राइज विजिट। उसी शाम आन्या और किरण अचानक ऑफिस पहुंची। आरव अभी भी अपने खर्च के सपनों में खोया हुआ था। भाई, आप अभी तक घर नहीं आए? आन्या ने केबिन में घुसते हुए कहा। अरे आन्या, भाभी, आप यहाँ कैसे? आरव हैरान था। हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। हमने सुना कि आप अपनी वर्कशॉप का विस्तार कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना नई फैक्ट्री का उद्घाटन किरण भाभी के हाथों करवाया जाए। आखिर आपके गुरु की पत्नी है, उनका आशीर्वाद कंपनी के लिए बहुत शुभ होगा, आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव को अपने गुरु की याद आई। गुरु की पत्नी किरण का वह बहुत सम्मान करता था। बिल्कुल आन्या, भाभी के बिना तो उद्घाटन हो ही नहीं सकता। किरण ने आरव के सिर पर हाथ रखा। आरव, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। इतने लोगों को रोजगार देना, मशीनों को दान करना। भगवान तुम्हारी तरक्की और बढ़ाए। आरव अंदर ही अंदर रो पड़ा। नहीं भाभी, और तरक्की की दुआ मत मांगो। पहले ही मुनाफे ने मेरी नींद उड़ा रखी है। अगले कदम की तैयारी। रात को आरव घर पर अपनी डायरी लेकर बैठा। तारांकन नई फैक्ट्री का किराया 6 लाख प्रति वर्ष। तारांकन इंटीरियर और रिनोवेशन कम से कम 15 लाख। तारांकन नए 50 कर्मचारी, औसत वेतन 15,000, 7,50,000 प्रति माह। तारांकन कैफेटेरिया और अन्य सुविधाएं 2 लाख। कुल मिलाकर अगले एक महीने में मैं आसानी से 30-40 लाख रुपये ठिकाने लगा सकता हूं। अब कोई भी, यहां तक कि विवेक का महाकुंभ भी मुझे और अमीर नहीं बना पाएगा। आरव ने चैन की नींद ली। उसे लगा कि उसने आखिरकार किस्मत को मात दे दी है। लेकिन औद्योगिक पार्क की उस खाली पड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग की दीवारों के पीछे उसकी सफलता की एक और बड़ी कहानी लिखी जाने वाली थी, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। क्या आरव की नई और भव्य वर्कशॉप उसे घाटे में ले जा पाएगी, या फिर वहां से निकलने वाला प्रीमियम माल उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा? अध्याय 59। तकनीकी प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता भी तो जरूरी है। आरव सर, एक बार जब वे नई मशीनें आ जाएंगी तो पुरानी मशीनों के लिए वर्कशॉप में बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैंने एक ऐसी कंपनी से संपर्क किया है जो पुरानी मशीनों को रिसाइकल करती है। वे कीमत के आकलन के लिए कभी भी अपना बंदा भेज सकते हैं, लेकिन मैंने खुद एक मोटा अनुमान लगाया है। ये पुरानी मशीनें कम से कम 1 लाख रुपये में बिक जानी चाहिए। आदित्य ने धीरे से अपनी बात पूरी की। आरव अपनी उंगलियों से मेज को धीरे धीरे थपथपा रहा था। वह अपने चेहरे के भावों को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके अंदर एक चीख दबकर रह गई थी। 1 लाख का मुनाफा। फिर से काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा, ठीक है, मुझे इस बारे में पता चल गया है। तुम बस आगे बढ़ो और इसे संभालो। आरव ने मन ही मन मशीनों को रिसाइकल करने से मना करने के कम से कम 10 बहाने सोचे, जैसे कि ये पुरानी मशीनें हमारी यादें हैं, या इन्हें कबाड़ में बेचना अपशकुन है। लेकिन सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दे दी कि बिना किसी ठोस बिजनेस कारण के लाभदायक सौदे को ठुकराना नियमों का उल्लंघन होगा। उसके पास कोई चारा नहीं था। सिस्टम फंड अब 1 लाख रुपये से बढ़ने वाला था। उसे अब इस पैसे को ठिकाने लगाने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। दूसरी बात क्या थी? आरव ने भारी मन से पूछा। आदित्य ने उत्साह से कहा, सर, दूसरी बात यह है कि जो नई मशीनें आ रही हैं उनमें से कई पूरी तरह से फुली ऑटोमेटिक हैं। हमारी वर्कशॉप के ज़्यादातर कर्मचारियों को उन्हें चलाना नहीं आता। इसके लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मशीन बनाने वाली कंपनी यह ट्रेनिंग मुफ्त में देगी, लेकिन हमारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके सेंटर पर जाना होगा। उन्होंने 20 दिनों की अवधि के लिए 8 से 10 लोगों के ट्रेनिंग स्लॉट दिए हैं। वे वहां रहने और खाने का इंतजाम भी खुद करेंगे। ये सुनकर आरव ने आखिरकार राहत की सांस ली। कम से कम ये खबर मुनाफे के बारे में नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया, एक बिजली सी कौंधी। वह पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि बिजनेस विभाग के उन 3 खतरनाक सेल्समैन विवेक, आर्यन और अदिति को ऑर्डर लाने से कैसे रोका जाए। ये प्रशिक्षण उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। अगर सेल्स टीम को मशीनों के काम करने का तरीका समझ आ जाए तो वे ग्राहकों के सामने बेहतर तरीके से अपनी शेखी बघार सकेंगे। वे कह पाएंगे कि हमारी मशीनें कितनी आधुनिक हैं और हमारे कपड़े कितने उच्च गुणवत्ता के हैं। क्या ये सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है।
और अगर वे ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे तो वे मार्केट में ऑर्डर ढूंढने नहीं जा पाएंगे। यानी नो सेल्समैन नो ऑर्डर्स। आरव ने मन ही मन सोचा, अगर मैं तीनों को भेज दूं तो बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाएगा। लेकिन तभी सिस्टम का पॉपअप उसकी आंखों के सामने आया। चेतावनी, बिजनेस विभाग में कम से कम एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है ताकि कंपनी का संचालन जारी रहे। धत, ठीक है, तो 2 लोगों को भेजते हैं, आरव ने सोचा। पिछले 2 महीनों में आर्यन और अदिति ने सबसे ज्यादा ऑर्डर लिए थे। इन्हें ही ठिकाने लगाना जरूरी था। आरव ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, प्रशिक्षण की लिस्ट में बिजनेस विभाग से आर्यन और अदिति का नाम भी जोड़ दो। बाकी के 8 लोग वर्कशॉप से चुने जा सकते हैं। मैं समझ गया आरव सर, आदित्य ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। उसे लगा कि आरव सर चाहते हैं कि सेल्स टीम भी तकनीकी रूप से मजबूत हो। वैसे सर, आदित्य ने आगे जोड़ा, वर्कशॉप से 8 अनुभवी लोगों के ट्रेनिंग पर जाने और बाकी लोगों को नई मशीनें न आने के कारण हमारी उत्पादन की गति, प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। आरव के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। गति कम होगी, ये तो दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। कोई बात नहीं आदित्य, काम की गति से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लोग नई तकनीक सीखें। लेकिन सुनो, ये 10 लोग जो सीखने जा रहे हैं वे कंपनी के काम से बाहर जा रहे हैं। यह एक बिजनेस ट्रिप है तो उन्हें बिजनेस ट्रिप भत्ता, बिजनेस ट्रिप सब्सिडीज मिलना ही चाहिए। आदित्य थोड़ा हिचकिचाया, सर, वे खाना और रहना मुफ्त दे रहे हैं, राउंड ट्रिप का किराया भी वही दे रहे हैं, वहाँ पैसा खर्च करने की कोई जगह ही नहीं है। कैसी बातें करते हो आदित्य, आरव ने डांटने के लहजे में कहा। अगर वहाँ का खाना खराब हुआ और कर्मचारियों को उसकी आदत न हुई तो क्या उन्हें अपनी सेहत सुधारने के लिए बाहर जाकर अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए? अगर वे ढंग से खाएंगे नहीं तो पढ़ाई पर ध्यान कैसे देंगे? चलो हिसाब लगाते हैं, एक दिन में 2 बार बाहर खाने का खर्च कम से कम 100 रुपये प्रति मील, यानी 200 रुपये रोजाना खाने का भत्ता। और क्या वे पैदल चलकर रेस्टोरेंट जाएंगे? उन्हें टैक्सी चाहिए होगी, उसका खर्च भी 200 रुपये मान लो, और वहां जाने के बाद कुछ और अनपेक्षित खर्चे भी तो होंगे ही। आरव ने मन ही मन गणित लगाया, 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 10 लोग, 20 दिन, कुल भत्ता ठीक 1 लाख रुपये। यह 1 लाख रुपये उस पुरानी मशीनों से आने वाले 1 लाख मुनाफे को बिल्कुल बराबर ऑफसेट कर देंगे। एक तीर से 2 निशाने, पैसा भी खर्च हो गया और 2 तेज तर्रार सेल्समैन भी 20 दिनों के लिए रास्ते से हट गए। अब बिजनेस विभाग में केवल विवेक बचेगा और वह अकेला कितना ही ऑर्डर ले आएगा। सपनों का आशियाना, हॉस्टल का दौरा। समय बीतता गया और शाम के छुट्टी का वक्त हो गया। कर्मचारियों का एक समूह कंपनी की कैंटीन की ओर बढ़ रहा था। जगदीश भाई, मैंने सुना है कि कर्मचारियों वाला हॉस्टल बनकर तैयार हो गया है। एक कर्मचारी ने पूछा। हाँ, बस आखिरी फिनिशअप चल रही है, थोड़ा हवा पानी लगने के बाद हम वहां शिफ्ट हो सकते हैं, जगदीश ने जवाब दिया। तो क्या आज खाने के बाद हम वहां जाकर देख सकते हैं? एक अन्य कर्मचारी ने उत्साह से पूछा। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां रहने की स्थिति मौजूदा भीड़भाड़ वाले कमरों से बेहतर होगी। ठीक है, चलो चलते हैं, जगदीश ने हामी भरी। वह खुद भी अपनी पत्नी के साथ वहां रहने के लिए उत्सुक था। रात के खाने के बाद वर्कशॉप के लगभग सभी कर्मचारी हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि वे लोग भी जो रोजाना शाम को गेम खेलने या टहलने जाते थे, आज हॉस्टल देखने पहुंच गए थे। हॉस्टल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। वाह, ये गलियारा तो देखो, और ये लाइटें कितनी तेज हैं। अरे बाप रे, क्या ये सच में कर्मचारियों का हॉस्टल है? एक कर्मचारी ने जैसे ही एक कमरे का दरवाज़ा खोला, उसके मुंह से चीख निकल गई। जगदीश ने भी धड़कते दिल के साथ एक कमरा खोला और अंदर कदम रखा। वह वहीं ठिठक गया। उसने सोचा था कि हॉस्टल अच्छा होगा, पर इतना अच्छा होगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे में 2 बिस्तर थे, एक बड़ा टीवी और एक ब्रांडेड एयर कंडीशनर लगा हुआ था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ गीज़र, शॉवर और आधुनिक टॉयलेट सब कुछ मौजूद था। जगह भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 2 लोगों के लिए किसी लग्जरी होटल के कमरे से कम नहीं थी। बेडरूम में रखा बड़ा गद्दा इतना मुलायम था कि उसे छूते ही थकान मिट जाए। यहाँ तक कि शहर के किसी मध्यम स्तर के होटल में भी ऐसी सुविधाएं नहीं होती थीं। शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़े डबल बेड थे और कुंवारे लोगों के लिए 2 अलग अलग सिंगल बेड। सबसे बड़ी बात यह थी कि कमरे की हर चीज़, चाहे वो फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, सब नामी ब्रांड्स की थीं। ये किसी कर्मचारी का हॉस्टल नहीं, बल्कि एक छोटा सा प्यारा घर लग रहा था। अंजलि, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था ना? देखो, इस कमरे में डबल बेड है, ये हमारे जैसे जोड़ों के लिए है। अब हम यहीं रहेंगे, जगदीश ने अपनी पत्नी की ओर गर्व से देखते हुए कहा। जब जगदीश ने अंजलि को गांव से यहाँ बुलाया था तो वह आने को तैयार नहीं थी। उसे लगा था कि शहर में वे किसी गंदी चाल स्लम्प में रहेंगे। लेकिन अब अंजलि वहाँ के उपकरणों और आलीशान बेड को देखकर दंग थी। क्या ये सच में हमारे रहने के लिए है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। बिल्कुल,
क्या तुमने बाहर नहीं देखा? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आरव कर्मचारी निवास। आरव सर ने ये खास तौर पर हमारे लिए बनवाया है। जगदीश ने थोड़ा सीना फुलाकर कहा, मैं कह रहा हूँ कैंटीन में मन लगाकर काम करो। अगर मैंने देखा कि तुमने सफाई ठीक से नहीं की है तो आज रात घर पर तुम्हारी खैर नहीं। अंजलि ने जगदीश के फूले हुए चेहरे को देखा और मजाक में एक ठंडी सांस ली। बड़े आए डील करने वाले, पहले सामान तो शिफ्ट कर लो। आरव की नई चिंता। उसी रात आरव अपने कमरे में बैठा डायरी लिख रहा था। उसे तसल्ली थी कि उसने 1 लाख रुपये का भत्ता तय कर दिया है। लेकिन तभी उसे आन्या का फोन आया। भाई, आपको पता है, आज हॉस्टल देखने के बाद वर्कशॉप के कर्मचारी इतने जोश में हैं कि वे कह रहे हैं कि वे कल से ही ट्रेनिंग पर जाने को तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि वे नई मशीनों को इतनी अच्छी तरह सीखेंगे कि हमारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में होगा। आरव का पेन हाथ से गिर गया। नहीं, वे जोश में क्यों हैं? उन्हें तो थका हुआ और उदास होना चाहिए था। भाई, आप सुन रहे हैं? आन्या ने पूछा। हाँ हाँ आन्या, बहुत अच्छी बात है। आरव ने फ़ोन काटा और अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ आने लगा था कि वह जितना पैसा खर्च कर रहा था वह असल में उसके कर्मचारियों के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा था। जितना अच्छा हॉस्टल उतना ज़्यादा काम करने का जोश, जितना ज़्यादा भत्ता उतनी ही कंपनी के प्रति वफादारी। ये तो उल्टा पड़ रहा है। आरव ने सोचा, मुझे कल ही नई फैक्ट्री के रिनोवेशन का काम शुरू करवाना होगा। वहाँ मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो सच में पैसा बर्बाद करे। शायद सोने के पानी चढ़े हुए नल या फिर रेशमी पर्दे। आरव ने अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प के साथ खिड़की के बाहर देखा। 2026 का ये साल उसके लिए या तो 80 लाख की लॉटरी लाने वाला था या फिर उसे दुनिया का सबसे मजबूर अरबपति बनाने वाला था। लेकिन फिलहाल उसे अपनी बहन आन्या और गुरु की पत्नी किरण के साथ अगले दिन के उद्घाटन की तैयारी करनी थी। क्या आरव का 1 लाख का यात्रा भत्ता सच में खर्च होगा या कर्मचारी वहां भी बचत करके आरव को सरप्राइज देंगे? और नई फैक्ट्री में आरव कौन सा नया बर्बादी का पैंतरा चलेगा? अध्याय 60। आरव, मुझे लगता है गेम ने मुझे ही निशाना बनाया है। जगदीश का चेहरा पत्नी की बात सुनकर थोड़ा सख्त हो गया और उसने दबी आवाज में कहा, मैं तो बस सीरियस होकर कह रहा था। मैंने और कुछ नहीं कहा। इसके अलावा कंपनी के फायदे और सुविधाएं इतनी अच्छी हैं तो जाहिर है कि मैं उनकी कद्र करूंगा और जी जान से काम करूंगा। अंजलि ने जगदीश की ओर देखकर अपनी आंखें घुमाईं और फिर से उत्साह के साथ उस नए आलीशान हॉस्टल को निहारने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक सिलाई करने वाले कर्मचारी को रहने के लिए ऐसा घर मिल सकता है। डॉट 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 डॉट। अगला दिन स्नोवी स्काई का दफ्तर। प्रतीक, विवेक और कंपनी के कुछ मुख्य कर्मचारी सुबह सुबह ही कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो चुके थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक और दृढ़ संकल्प था। घोषणा अनाउंसमेंट तैयार कर ली गई है ना? प्रतीक ने रोहन चाओ बोन की ओर देखते हुए पूछा। रोहन ने अपनी आंखें मलते हुए एक लंबी उबासी ली। उसकी आंखें लाल थीं, जो रात भर जागने की गवाही दे रही थीं। उसने थकी हुई आवाज में कहा, सब हो गया है सर। आने वाले समय में गेम में होने वाले सभी बदलाव और खिलाड़ियों को मिलने वाले ढेरों फायदों के बारे में विस्तार से लिख दिया गया है। गेम के विकास की गति बढ़ाने के लिए रोहन कल घर जाने के बाद रात भर सोया नहीं था। वह आरव सर के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता था। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है रोहन। प्रतीक ने रोहन के कंधे को थपथपाया। वह मजबूर था, कंपनी में ओवरटाइम की सख्त मनाही थी, इसलिए वे केवल घर से ही अतिरिक्त काम कर सकते थे। लेकिन प्रतीक ने यह अनुरोध केवल रोहन से किया था क्योंकि वह मुख्य योजनाकार था। उसने अन्य कर्मचारियों से ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आखिर वह आरव सर द्वारा बनाया गया एक पवित्र नियम था कि कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए। अगर वह उन्हें घर पर काम करने के लिए मजबूर करता तो यह उन पुराने शोषणकारी मालिकों जैसा ही होता जिनसे आरव सर उन्हें बचाना चाहते थे। बहुत अच्छे, चून की घोषणा तैयार है। हम जल्द ही एक अपडेट पैकेज बनाएंगे और इसे जितनी जल्दी हो सके जारी करेंगे ताकि खिलाड़ियों को गेम में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों के बारे में पता चल सके। अगला मुद्दा गेम के उपकरणों इक्विपमेंट का है। ग्रुप -1, आपको उन महंगे राजसी एरिस्टोक्रेटिक उपकरणों की जगह किफ़ायती और दमदार विकल्प तैयार करने हैं। आपको आज कम से कम आधा काम पूरा करना होगा। मौजूदा मॉडलों में मामूली बदलाव और रंगों के संयोजन कलर एडजस्टमेंट्स की ही तो बात है, कोई समस्या तो नहीं होगी। प्रतीक की नज़रें ग्रुप 1 के लीडर पर टिकी थीं। मैनेजर प्रतीक, उन किफ़ायती विकल्पों का आधा काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। हम आज शाम तक बाकी का आधा काम भी खत्म कर देंगे, ग्रुप 1 के लीडर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। खत्म हो गया, लेकिन ये काम तो कल दोपहर को ही सौंपा गया था। प्रतीक ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। ग्रुप 1 के लीडर ने थोड़ा झेपते हुए कहा, कल जब सुपरवाइजर रोहन ने बताया कि यह मामला बहुत ज़रूरी है और त्यानलोंग गेम के अस्तित्व से जुड़ा है तो मैंने अपनी टीम के साथ चर्चा की।
हम सब ने तय किया कि हम कल रात घर जाकर चुपके से ओवरटाइम करेंगे। आखिरकार आरव सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जब से उन्होंने कंपनी की कमान संभाली है, हमने एक बार भी जबरन ओवरटाइम नहीं किया है। उन्होंने हमारे सम्मान और आराम के लिए इतना कुछ किया है, तो कर्मचारियों के नाते हम भी उनके लिए एक बार दिल से अतिरिक्त मेहनत करने को तैयार हैं। प्रतीक इन शब्दों को सुनकर भावुक हो गया। पिछले कई सालों में उसने कभी किसी कर्मचारी को अपनी मर्जी से ओवरटाइम करते नहीं देखा था। लोग घड़ी देखकर भागने की सोचते थे। वाकई आरव सर की कंपनी में एक अनोखा जादू था। स्पोर्ट्स मीट के बाद से इन लोगों में जो बदलाव आए थे वे अद्भुत थे। अब ये लोग कंपनी को सिर्फ अपनी नौकरी की जगह नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। अगर अतीत में ये लोग सोचते थे कि मैं एक दिन काम करता हूँ, मुझे एक दिन का पैसा मिलता है, कंपनी रहे या डूबे मुझे क्या, तो अब उनकी सोच बदल चुकी थी। अब वे महसूस करते थे कि मैं कंपनी का एक अंग हूँ। प्रतीक को अब समझ आया कि आरव सर ने स्पोर्ट्स मीट के दौरान इतने महंगे उपहार और इनाम क्यों दिए थे। वह निश्चित रूप से कर्मचारियों का दिल जीतने की एक गहरी मास्टर स्ट्रोक चाल थी। हालांकि ये तरीका बहुत महंगा था। ज़्यादातर मालिक तो बस सस्ता श्रम ढूंढते हैं, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, यही उनकी सोच होती है। लेकिन आरव सर ने इंसानी रिश्तों में निवेश किया था। प्रतीक ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और ग्रुप 2 की ओर मुड़ा। ग्रुप -2, आपको निचले स्तर के राक्षसों से मिलने वाले एक्सपीरियंस वैल्यूज़ और मुफ्त उपकरणों के मिलने की दर ड्रॉप रेट्स को संतुलित करना है। मैनेजर प्रतीक, हमारे ग्रुप 2 ने भी कल रात गुप्त रूप से काम किया था, इसलिए ये काम भी लगभग पूरा है, ग्रुप -2 के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रुप 2 का एक सदस्य ग्रुप 1 वाले का दोस्त था। जब उसे पता चला कि ग्रुप 1 वाले आरव सर के लिए घर पर काम कर रहे हैं, तो वे पीछे कैसे रह सकते थे। आरव सर के लिए ओवरटाइम करना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात थी। प्रतीक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ग्रुप 3 के लीडर की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, ग्रुप 3 के लीडर ने हंसते हुए कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि चोरी छिपे ओवरटाइम करना काफ़ी रोमांचक लगता है। इसलिए बिना सोचे समझे हमने भी कल का काम खत्म कर दिया है। वाह, तीनों ग्रुपों ने कल रात अपनी मर्जी से काम किया था और आज के लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिए थे। प्रतीक ने एक ठंडी सांस ली, फिर उसे कुछ याद आया और वह थोड़ा घबरा गया। मैंने तुम लोगों से काम करने के लिए नहीं कहा था। अगर आरव सर को गलतफहमी हो गई कि मैं तुम लोगों से ज़बरदस्ती ओवरटाइम करवा रहा हूं, तो मेरी शामत आ जाएगी। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर प्रतीक, हम जानते हैं कि इस राज को कैसे राज रखना है। सभी ग्रुप लीडर्स ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक और ग्रुप लीडर्स के बीच एक मौन समझौता हो गया। उन्हें क्या पता था कि जिस आरव सर की वे मदद करना चाहते थे, वे असल में उनके इस जोश से सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले थे। प्रतीक ने आज के नए लक्ष्य तय किए। इस रफ्तार से तियानलोंग का कायाकल्प अगले 3 दिनों में पूरा हो सकता था। फिर इसे जल्दी से ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा, जिससे खिलाड़ी गेम के नए अवतार को देख सकें। एक किराए का कमरा, किस्मत का खेल। शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में नीरज ने जब अपनी स्क्रीन पर एक चमकती हुई चीज़ देखी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काफ़ी लंबे इंतज़ार और मशक्क़त के बाद आखिरकार उसने अपना दूसरा कीमती उपकरण हासिल कर लिया था। ड्रैगन स्लेइंग रिंग। ये वाकई आसान नहीं था। नीरज ने गहरी सांस ली। वह पिछले 18 घंटों से लगातार कंप्यूटर के सामने बैठा था। वह थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए उठा तो उसके पैरों के नीचे कचकच की आवाज़ आई। नीचे देखने पर उसे चारों तरफ रेड बुल के खाली केन बिखरे हुए दिखे। उसने उन्हें पैर से एक तरफ किया और बाथरूम की ओर बढ़ा। जल्दी से हाथ मुंह धोकर उसने तुरंत आकाश को फ़ोन किया। चूंकि उसने एक दुर्लभ उपकरण पाया था, वह उसे जल्द से जल्द कैश में बदलना चाहता था। उसे नहीं पता था कि आकाश ने ये रिंग पहले ही किसी और से ली है या नहीं। अगर आकाश को इसकी ज़रूरत हुई तो 50,000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में होंगे। कुछ ही देर बाद नीरज के फ़ोन पर टिंग की आवाज़ हुई। उसके खाते में 50,000 रुपये जमा हो गए थे। वह खुशी से झूम उठा। उसकी रातों की नींद बेकार नहीं गई थी। उसने सोचा कि थोड़ा आराम करके वह फिर से राक्षसों का शिकार शुरू करेगा। एक आलीशान बंगला, आरव की उलझन। इधर शहर के सबसे पॉश इलाके के एक आलीशान बंगले में आरव, जो गेम में अपनी पहचान बदलकर खेल रहा था, अपनी स्क्रीन को घूर रहा था। उसके पास अब ड्रैगन स्लेयर सीरीज के कुल 8 उपकरण हो चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनमें से 2 डुप्लीकेट थे, यानी उसके पास कुल मिलाकर केवल 6 अलग अलग हिस्से ही जमा हो पाए थे। उसे इस समय इस गेम से एक गहरी दुश्मनी और दुर्भावना महसूस हो रही थी। गेम के ये उपकरण पाना किसी पहाड़ को खोदने जैसा कठिन था। अपनी जिंदगी में पहली बार वह ऐसी स्थिति में था जहां वह पैसा खर्च करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। कोई बेचने वाला ही नहीं मिल रहा था। अगर आकाश ने विभिन्न गेम ग्रुप्स और मंचों फोरम्स पर उपकरण खरीदने की घोषणा न की होती, तो शायद उसके पास अब तक ये 6 हिस्से भी नहीं होते।
वह सोच रहा था कि वह कब पूरा सेट इकट्ठा कर पाएगा और उस शिल कंपनी का दलाल खिलाड़ी से बदला ले पाएगा जिसने उसे चुनौती दी थी। आरव ने एक ठंडी सांस ली, तभी उसकी नज़र गेम के एक नए नोटिफिकेशन पर पड़ी। ये देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, इस गेम ने बहुत लंबे समय से कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की थी। उत्सुकतावश उसने उस पर क्लिक किया। अगली सुबह बिजनेस ट्रिप की तैयारी। अगले दिन सुबह आरव के क्लथिंग फैक्ट्री के ऑफिस में आर्यन और अदिति अपना सामान लेकर तैयार खड़े थे। उनके चेहरों पर ट्रेनिंग को लेकर काफी उत्साह था। आरव सर, हम निकलने के लिए तैयार हैं, आर्यन ने कहा। आरव ने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुराया। जाओ जाओ, 20 दिनों तक कोई ऑर्डर मत लाना, बस वहां जाकर मशीनों के साथ खेलो, अच्छे से सीखना बच्चों, और याद रखना कंपनी ने जो 1 लाख का भत्ता दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करना। अगर ज़रूरत पड़े तो और पैसे मांग लेना, पर अपनी सुविधाओं में कमी मत रखना, आरव ने बड़े प्यार से कहा। अदिति की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम वहां से लौटकर फैक्ट्री को नंबर 1 बना देंगे। आरव ने उन्हें विदा किया और राहत की सांस ली। तभी विवेक अंदर आया। आरव को लगा था कि अब केवल विवेक ही ऑर्डर ला सकता है, पर विवेक के हाथ में कुछ और ही था। सर, प्रतीक का फ़ोन आया था। त्यानलोंग गेम का नया अपडेट आज दोपहर को लाइव हो रहा है। और सर, किरण भाभी भी वहां पहुंच रही हैं। क्या आप चलेंगे? आरव का चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया। अपडेट आज? इतनी जल्दी? उसे लगा था कि इसमें हफ्तों लगेंगे। विवेक, तुम जाओ, मेरा सिर थोड़ा भारी है, आरव ने बहाना बनाया। जैसे ही विवेक गया, आरव ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने खिड़की से देखा कि नई फैक्ट्री का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा था। वहां सोने के पानी चढ़े नल लग रहे थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। कम से कम ये रिनोवेशन तो मेरा पैसा डुबाएगा ही, आरव ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी उसके सिस्टम के डैशबोर्ड पर एक नया मैसेज चमका। चेतावनी, आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू में भारी उछाल आया है। दान और कर्मचारियों के कल्याण के कारण बैंक ने आपकी कंपनी की क्रेडिट लिमिट 50 करोड़ तक बढ़ा दी है। आरव की चीख निकल गई। नहीं, मुझे उधार नहीं चाहिए, मुझे नुकसान चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जितना डूबने की कोशिश कर रहा था, सफलता उसे उतना ही ऊपर की ओर धकेल रही थी। क्या त्यानलोंग का नया अपडेट उसे पूरी तरह तबाह कर देगा या उसे भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना देगा? क्या आरव का ड्रैगन स्लेयर सेट पूरा हो पाएगा? और त्यानलोंग का नया अपडेट खिलाड़ियों के बीच क्या तहलका मचाएगा?